गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज़ क्लियर है? गुड इवनिंग। दिमाग काम नहीं कर रहा है ना जी? हैंग कर रहा है दिमाग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज़ क्लियर है? आवाज़ चेक कीजिएगा एक बार सभी लोग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़ बताइए जल्दी से। गुड इवनिंग। क्लियर है ना? तो जुड़ जाइए जल्दी से एकदम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। ठीक है, तो जुड़िए समय से। जुड़ गए सभी लोग? चलिए, उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास सभी लोग किए होंगे। सभी लोग पिछला क्लास किए हैं? क्या पढ़ रहे थे सभी को क्लियर होगा? क्या पढ़ रहे थे पिछला क्लास क्लियर होगा? क्या पढ़ रहे थे पिछला क्लास क्लियर है ना सभी को? किसी कोई पिछले क्लास से डाउट है तो जल्दी से पूछिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट वहीं चलूंगा पिछले क्लास में जहां है। पिछले क्लास से किसी को कोई डाउट है जल्दी से पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है पिछले क्लास से? आज हमारी एक स्टूडेंट है, क्या नाम है, राधा। आज उनका बर्थडे है, तो आप सभी लोग उनको विश दे दीजिएगा। मेरे तरफ से भी राधा जी को हैप्पी बर्थडे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोग ने जो है एक चार्ट बनाया था, चार्ट नहीं बनाया था, क्या बनाया था, एक माने वो कर रहे थे हम लोग। ठीक है, बीमारी को हम लोग पढ़ रहे थे समझने के हिसाब से। तो मैंने बीमारियों को 3 कैटेगरी में बांट दिया था। तीनों कैटेगरी अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं बता देता हूं। एक कैटेगरी था डिफिशियंसी से, यानी जो किसी विटामिन से कमी से होता है, तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। दूसरा कैटेगरी जो मैंने आप लोगों को बताया था वो था आनुवांशिकी, आनुवांशिक। ठीक है, रोग, जिसमें मैंने आप लोगों को सभी चीज बता दिया था, बस एक चीज छोड़ के जो मैं आज बताऊंगा वो है सीजोफ्रेमिया। ठीक है, सीजोफ्रेमिया, जो अभी मैं क्लास की स्टार्टिंग यहीं से करूंगा, सीजोफ्रेमिया से। ठीक है, तो आनुवांशिकी रोग भी कंप्लीट हो गया था। अब मुझे बताना था सूक्ष्म जीवों से। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से, और सूक्ष्म जीवों में आज हम लोग 3 ठो पढ़ेंगे, 2 ठो कल पढ़ेंगे। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, कवक, ठीक है, बैक्टीरिया, अरे चलो यार, ठीक है, बाकी आगे हम लोग देखेंगे। वायरस होगा। ठीक है, इसको भी बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डिफिशियंसी से किसी न्यूट्रिशन की या विटामिन की या खनिज लवण की, जिसकी भी खनिज माने कमी से होती है बीमारी, तो वो हम लोग देख लिए थे। ठीक है, आनुवंशिकी रोग मैंने कल शुरू किया था, जिसमें मैंने आप लोग को पहला बताया था कलर ब्लाइंडनेस, फिर बताया था हेमोफीलिया, फिर बताया था टर्नर सिंड्रोम, फिर बताया था आप लोग को क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था डाउन सिंड्रोम, एक लास्ट में मैंने बताया था पटाउ सिंड्रोम। इतनी चीजें मैंने कल आप लोगों को बता दिया था आनुवंशिकी रोग में कि ये सब आनुवंशिकी रोग हैं। इसके बाद आज हम लोग क्लास शुरू करेंगे सीजोफ्रेमिया से, ये भी एक जेनेटिक बीमारी है। तो यहां तक किसी कोई डाउट है तो बताइए। वाह, हैप्पी बर्थडे की तो लाइन लग गई। राधा जी है ही नहीं आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए, उनके तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, क्लास में राधा जी तो है नहीं, उनके तरफ से मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर लेसन स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। तो कुछ बेसिक बातें इस सिजोफ्रेनिया पे आने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं बताता हूं। आज का मुख्य जो मेरा नजर है वो सिजोफ्रेनिया पे है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग क्लास कर रहे हैं लगभग सभी लोग सिजोफ्रेनिया से ग्रसित मिलेंगे, लगभग सभी लोग सिजोफ्रेनिया से ग्रसित मिलेंगे, यहाँ तक कि मैं भी।
ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। देखिए एलर्जी क्या होता है आप लोगों को पता है, ये एक अलग टॉपिक बता रहा हूं, अभी हम लोग आनुवंशिक रोग नहीं पढ़ रहे हैं, एलर्जी पढ़ रहे हैं। एलर्जी क्या होता है पता है आप लोगों को, इंग्लिश में लिखते हैं एलर्जी। लोग कहते हैं कोई खाना खा लेता है या कुछ भी करता है तो लोग क्या कहते हैं, एलर्जी हो गया है। नाम सुने होंगे एलर्जी। तो एलर्जी एक्चुअली क्या होता है, जैसे कुछ वस्तुएं जैसे कि धूल हो गया, मिट्टी हो गई, कोई रसायन हो गया यानी कोई केमिकल हो गया, कपड़ा हो गया, सर्दी हो गया, इनमें से किसी भी विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यानी ये सभी वस्तुएं किसी विशेष व्यक्ति के लिए, यानी कभी हो सकता है मुझे सूट ना करे, आपको सूट ना करे, तो ये सभी वस्तुएं धूल, मिट्टी, कंकर, रसायन, केमिकल, कपड़ा, सर्दी, ये कुछ लोगों को नहीं सूट करता है, यानी उनके अनुकूल नहीं रहता है, ठीक है, उनके लिए हानिकारक हो जाता है और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, यानी नकारात्मक बीमारी वाली क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती है। तो कभी आप देखेंगे किसी को खुजली होता है, किसी को फोड़ा निकलता है, किसी को फुंसी होता है, शरीर में सूजन आ जाता है, क्या होता है, काला दाग हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, अनेकों बीमारी हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं एलर्जी। तो मुझे लगता है ये बेसिक बात एलर्जी आप लोगों को क्या होता है क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जितना बीमारी मैंने बताया, ठीक है। बताइए एलर्जी क्या होता है, क्लियर है। अब हम लोग साइजोफिनीमिया लिखते हैं, करते हैं सीजोफिनीमिया, या इसी को बोलते हैं साइजोफ्रेनिया, फ्रेनिया, बात एक ही है, ठीक है। ठीक है, अरे एग्जाम आ गया है, पार्टी वोटी बाद में, ठीक है। मामा मैं नहीं बना हूं, स्वराज बना है, ठीक है। वो हमारी बहन नहीं है, वो स्वराज की दीदी है, ठीक। तो डोंट थिंक अबाउट दिस मोर, पहले बता देते, नहीं तो बहुत कुटाई करेंगे हम। साइजोफ्रेनिया स्टार्ट करें हम लोग। साइजोफ्रेनिया, कुछ लोग इसे साइजो पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे सीजो पढ़ते हैं, आपको जो इच्छा हो। मैं इंग्लिश में इसका नाम लिख देता हूं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर सीजोफ्रेनिया लिखा है, आप बोल रहे हैं साइजो। तो साइजो इंग्लिश में एक्चुअली यहाँ पे सी जो होता है साइलेंट रहता है। तो देखिए कुछ लोग पढ़ लेते हैं जिसे जो पढ़ना हो, मैं तो और ज्यादा इसी में का हूं, समझ ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये इसका इंग्लिश में नाम होता है। तो कुछ लोग इसे सीजोफ्रेनिया पढ़ते हैं और कुछ लोग इसे साइजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो जो आपको पढ़ना हो, बीमारी बहुत ही शानदार है। इस बीमारी की बेसिक, ये एक जेनेटिक बीमारी है, यानी मुझे होगा, मेरे पुत्र को होगा, पुत्र के पुत्र को होगा, लगभग 8 पीढ़ी तक चलता है। 8 पीढ़ी के बाद ये लगभग खत्म क्यों हो जाता है। कोई भी जेनेटिक बीमारी जो होता है लगभग 8 पीढ़ी के बाद समाप्त होने लगता है। 8 में नहीं होगा तो 9 में 10वां में खत्म हो ही जाता है लगभग। ये कैसे 8 से 10 पीढ़ी में खत्म हो जाता है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बताता हूं कि कोई भी जेनेटिक बीमारी होता है वो 8 से 10 पीढ़ी में जाते जाते क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है या ठीक होने लगता है। आखिर क्यों। तो आप लोग कभी अगर किसी के नोट्स को जिरोक्स कराए होंगे, जैसे मान लेते हैं मैंने अपना नोट्स दिया आप लोगों को, ओरिजिनल जो आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स रहता है, आपने उससे जिरोक्स कराया, ठीक, तो आपका बहुत अच्छा क्लियर आया होगा। अब उस जिरोक्स से फिर कोई कराएगा तो उसका थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, ठीक है। फिर इस कॉपी से जिससे धुंधला हुआ था उससे कोई और कराएगा, थोड़ा सा और धुंधला हो जाएगा, फिर उससे थोड़ा सा कोई कराएगा और धुंधला हो जाएगा, और 8 से 10वां बार में जो कॉपी होता है ना तो पूरा धुंधला हो जाता है। यानी क्या हो गया, धीरे 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 करके देख रहे हैं आप लोग, खराब होते जा रहा है यहाँ पे जिरोक्सिंग। उसी प्रकार जो ये बीमारी होता है, तो जैसे जैसे पीढ़ी बदलती है ना, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते एक समय के बाद ये आनुवंशिकी विकार भी क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये फोटोकॉपी से आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि 8 से 10 पीढ़ी में कैसे ये सुधार होने लगता है। किसी को कोई दिक्कत है। अब इसके बाद सिजोफ्रेनिया समझते हैं। दिलशाद अंसारी, दिव्या दीदी की क्या नाम है, उन्हीं के भाई हैं जी दिलशाद अंसारी, ठीक है। आप लोग इनसे पार्टी जरूर ले सकते हैं। ये जो दिलशाद अंसारी हैं वो उनके भाई साहब हैं, ठीक है। हम उनके मामा नहीं है, ये उनके मामा हैं, उनसे आप लोग मिठाई ले लीजिए। तो समझ में आ गया कि कैसे जेनेटिक बीमारी जो होता है 8 से 10 पीढ़ी के बाद समाप्त होने लगता है और लगभग हो ही जाता है, ठीक है। इस पे रिसर्च अभी चल रहा है। अब आगे देखिए आज का जो सबसे खास बीमारी है, इससे मैं और आप सभी लोग लगभग ग्रसित ही हैं। एक आदि ऐसा व्यक्ति अगर निकल के आ जाता है आज कि वो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित ना हो तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन उम्मीद है मुझे कि सब लोग होंगे। अब समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये बीमारी है और मुझे लगता है ये सबको जानना चाहिए। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट दिस, ठीक है।
तो ये क्या है? ये पहली बात की एक मानसिक रोग है। कौन सा रोग है? मानसिक रोग है। मानसिक मतलब ब्रेन से रिलेटेड रोग है। कौन सा रोग है? मानसिक रोग है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि सिजोफ्रेनिया किससे रिलेटेड बीमारी है, तो ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, मानसिक रोग है। और ये किसे होता है? तो ये सामान्यतः युवाओं को होता है। और आप लोग सभी लोग युवा होंगे मुझे लगता है, ठीक है। तो ये किसे होता है? सामान्यतः युवाओं को होता है। दूसरी बात कि ये इस बीमारी में होता क्या है, सिजोफ्रेनिया में होता क्या है? तो इस बीमारी में रोगी जो होता है कल्पना को ही सत्य समझता है। कल्पना को ही क्या समझता है? सत्य समझता है। कल्पना को ही सत्य समझता है। अब समझिएगा, इसके कई टाइप से मैं बताता हूं। कल्पना को ही क्या समझता है? सत्य समझता है। कल्पना इन द सेंस वो वाली कल्पना नहीं जिसे आप लोग समझ रहे हैं, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, ठीक है। तो कल्पना को ही सत्य समझता है। जैसे कि मैंने अगर ये महसूस कर लिया कि आप लोग बदमाश थे, तो ये मेरी कल्पना है ना। तो कल्पना को ही इसमें रोगी क्या समझने लगता है? समझता है कि यो सत्य है, वही सही है। तो अब आपको सिजोफ्रेनिया में 4 बातें पता चल गई कि सिजोफ्रेनिया जो है मानसिक रोग है, एक जेनेटिक प्रकार का रोग है। दूसरी बात कि ये प्राय युवाओं को होता है। तीसरी बात कि ये कल्पना को ही रोगी जो होता है इसमें सत्य समझने लगता है। और ऐसे लोग जो होते हैं एक नंबर के आलसी होते हैं। क्या होते हैं? आलसी होते हैं, अलगावहीन होते हैं। अलगावहीन अभी समझाता हूं क्या होता है। उसको दुनिया समाज से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तीसरी बात, ये आवेशहीन होते हैं, उनमें गतिमान करने लायक कुछ होता ही नहीं है। मतलब कि समझ सकते हैं आप लोग, आवेशहीन, जिसमें कोई कार्य करने की क्षमता ही ना बचाओ। तो ये पहचान है, आलसी, अलगावहीन और आवेशहीन। तो ये इसका सामान्य सा परिचय हो गया। अभी इसको हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। सामान्य सा परिचय से किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, दिलसाद न्यू स्टूडेंट है? दिलसाद, मुझे तो नहीं लगता कि दिलसाद अंसारी कोई न्यू स्टूडेंट है। आई नो पर्सनली, जहां तक मैं जानता हूं वो कल्पना के भाई साहब हैं। अरे कल्पना, सॉरी, वो कल्पना कह रहा हूं, दिव्या के भाई साहब हैं, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि दिव्या मुस्लिम है, मतलब कि समझ रहे हैं ना, उस तरीके वाला। आगे बढ़े। अरे यार, मैंने अभी परिचय बताया है, अब बीमारी का कैटेगरी बताऊंगा, ठीक है। अब बीमारी का कैटेगरी बताऊंगा। ये परिचय है, माने एक छोटा मोटा लक्षण है। अब बीमारी के अंदर घुसते हैं, ठीक है। अभी बीमारी के ऊपर में है। तो अब देखिए, सिजोफ्रेनिया जो होता है 3 टाइप का होता है, और इसमें से एक टाइप मुझे है और 2-3 टाइप आप लोगों को होगा। तो समझते हैं आज। आइए जानते हैं इंडिया के विकास में, माने विकास नहीं होने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है इसका। आज भारत थोड़ा सा पीछे है, भारत के युवा पीछे हैं, तो इस बीमारी के वजह से। देखिए, ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। देखिए, एक को बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, भाई स्पेलिंग पे ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है। गूगल से सही स्पेलिंग खोज लीजिएगा। डेल्यूशन, ठीक है। तीसरा है निगेटिव इवोल्यूशन, और मुझे यही वाला है, ठीक है। इसका भी 3 टाइप होता है। अभी सबको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक होता है परसेप्शन, ठीक है, और एक होता है यहां पे रिफरेंस, और तीसरा है जो आपका इनफेडिलिटी। इनफेडिलिटी, इनफेडिलिटी, ठीक है, इनफेडिलिटी, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा, पीछे से आइए। देखिए, सिजोफ्रेनिया क्या है? एक मानसिक रोग है,
आनुवांशिकी रोग है, यानी अगर मुझे होता है तो मेरे बच्चे को होगा, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, ऐसे होते चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि मुझे पिता से ही सिजोफ्रेनिया मिलेगा। अगर सिजोफ्रेनिया मुझे हो जाता है तो वो मेरे से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी में शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये एक आनुवांशिकी रोग है, मानसिक रोग है, यानी ब्रेन से रिलेटेड है, युवाओं में होता है, यानी ज्यादातर जिनका एज 20 से लेके 30 या 25 के बीच में, 35 के बीच में रहता है उनको होता है। कल्पना को ही सत्य समझने लगते हैं, यानी वो इमेजिन करेंगे उसी को सत्य मानेंगे। तीसरी बात, इसमें व्यक्ति जो होता है आलसी हो जाता है, अलगावहीन हो जाता है, आवेशहीन हो जाता है। ठीक, ये इसका सामान्य सा परिचय था। अब सिजोफ्रेनिया के कई टाइप हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 टाइप देखा जाता है, हेलुसिनेशन, डेलूशन और निगेटिव एवोल्यूशन। हेलुसन में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति जो होता है क्या करे, कोई चीज है नहीं, कोई चीज है नहीं और उसे आवाज सुनाई देने लगे या फिर कुछ दिखाई देने लगे, जैसे किसी को चुड़ैल दिखाई देती है, भूत दिखाई देते हैं, एक्चुअली में उसे हेलुसिनेशन होता है। ठीक है, तो हेलुसिनेशन में क्या होता है, ये साइजोफ्रेनिया का ही एक प्रकार है। इसमें लोगों को जो नहीं होता वास्तविक में, जैसे कोई व्यक्ति सपने में उठेगा और कहेगा यहां पे से कोई आवाज आ रहा है, कोई कहेगा हमने वहां पे एक भूत देखा है, कोई दिखाई दे रहा था, जबकि वहां पे कुछ नहीं होता है। उसका मस्तिष्क में केमिकल लोचा हो गया है। केमिकल लोचा समझते हैं ना, केमिकल इनबैलेंस, जो मैंने आप लोग को ब्रेन में पढ़ाया था। तो केमिकल इनबैलेंस की वजह से क्या होता है, हेजुलेशन हो जाता है, यानी साइजोफ्रेनिया का एक प्रकार का बीमारी हो जाता है, मानसिक रोग हो जाता है। और वो जो होगा ना, जो चीजें नहीं भी होगी, उसे आवाज, तरह तरह की आवाज सुनाई देने लगेगा, उसे तरह तरह की चीजें दिखाई देने लगेगी। गांव में इसे भूत प्रेत कहते हैं, गांव में इसे क्या कहते हैं, भूत प्रेत कहते हैं। बात समझ में आया? तो हेलुसिनेशन में क्या होता है, आवाज या दिखाई देने लगता है, जो कि वास्तव में कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत गांव में इसे कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब कोई मुझसे इसका इलाज ना पूछ ले भाई कि इसका इलाज क्या है, तो मैं जो इलाज बताऊंगा सीधे आपको जाके मानसिक बीमारी वाले डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, पहला टाइप क्लियर है? क्लियर है? नहीं, लोग कहते हैं कि भूत दिखाई देता है, आवाज सुनाई देता है, ये हेलुसिनेशन है। ठीक है, ठीक है, मानसिक बीमारी वाले डॉक्टर से मिलिए, न्यूरो सर्जन होते हैं, न्यूरो फिजिशियन। ठीक है, वो आपको इसका सिंपली जी इलाज बताएंगे। और ये अभी छोड़िए, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो 1% लोगों को होता है। ठीक है, ये जो होता है ये वाला 1% लोगों को ही होता है, यानी आपको दिखाई देगा कि गांव में अगर 1 लाख लोग रहते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 ही लोगों को भूत प्रेत, आवाज, आत्मा दिखाई देगा, ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो ये टोटल माना जाता है कि हेजुलेशन से प्रेरित माने जो ग्रसित लोग हैं वो अभी दुनिया में सिर्फ 1% है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोगों को भूत दिखाई नहीं देता, प्रेत दिखाई नहीं देता, जैसे मेरे जैसे इंसान को कभी दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आया? वो बस ऐसे ही व्यक्ति को दिखाई देगा जो इससे ग्रसित होगा। क्लियर है? आगे बढ़े? अरे भाई, जस्ट आप लोग अपनी जिज्ञासा को शांत कीजिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? साइजोफ्रेनिया का एक प्रकार है। ठीक है, अरे भाई हो गया है सौर्या जी, तुम्हें बताऊंगा, इलाज भी बताऊंगा, काहे परेशान है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला इसका टाइप जो है वो है डेल्यूजन। ठीक है, इसे लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं, आप लोग जो पढ़ना हो पढ़िएगा, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। डेल्यूजन, इसमें क्या होता है, ये 3 टाइप का होता है और यही सबसे मेन है। इसमें क्या होता है, एक परसेप्शन होता है, एक रेफरेंस होता है, एक इनफिडेलिटी होता है। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि 2 लड़की आपस में बात कर रही है। ठीक है, 2 लड़की ये आपस में क्या कर रही हैं, बात कर रही हैं। ठीक है, ये दोनों लड़की जो है आपस में क्या कर रही हैं, बात कर रही हैं। और यहां से कोई लड़का गुजर गया। ठीक है, यहां से पतली गली से एक लड़का गुजर गया और लड़की की तरफ पलट के देख लिया। क्या करके देख लिया, लड़की की तरफ पलट के देख लिया। अब ये दोनों लड़की क्या परसेप्शन बना लेंगी कि ये लड़का जो होगा ना उनको लाइन मार रहा था। बात समझ में आया? यानी जो वास्तव में है नहीं, बल्कि इन्होंने क्या कर लिया, अपने माइंड में ये थिंकिंग बना लिया कि ये जो है लड़का इनको लाइन मार रहा था। यानी इसको हम कैसे कह सकते हैं, नेगेटिव सोच, सोच बैठा लेना। ये लड़कियों में सर्वाधिक मात्रा में होता है परसेप्शन, लड़कों में भी होता है लेकिन वो बहुत ही
नीच किस्म के लड़के होते हैं, 99% लड़कियों में होता है। निम्न कोटि का जो लड़का होता है उसमें परसेप्शन वाला गुण भी आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब कोई दो व्यक्ति बात करेगा और आपको आपके तरफ एक बार देख लेगा तो आप क्या सोच लेंगे, जो हमारे बारे में बात कर रहा है। तो ये परसेप्शन होता है। आप लोग कहावते में सुने होंगे कि इसका परसेप्शन मेरे बारे में अच्छा नहीं है। तो ये परसेप्शन होता है, ये एक बीमारी है, साइजोफ्रेनिया का एक टाइप है परसेप्शन। बात इसमें है, निगेटिव माइंडसेट होना, सोच बैठा लेना या शक करना किसी पे कि जो हमारे बारे में बुरा सोचता है वगैरह वगैरह, जो भी चीजें हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे परसेप्शन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो इसमें लोग क्या करने लगते हैं, मतलब परसेप्शन बनाने लगते हैं। जैसे कहीं जाइएगा, जैसे कोई, मैं जब नया नया स्कूल में जाइएगा आप कभी कभी, और दो गो लड़का, आप पहला दिन है आपका क्लास में या कोचिंग में, आपका क्लास या कोचिंग में पहला दिन है, और कोई दो गो लड़का आपको देख के कुछ बात करने लगे, तो आप परसेप्शन बना लेंगे कि जो हमारे बारे में बात कर रहा है कि देखो क्या पहना है, कैसे पहना है। तो वो परसेप्शन होता है, और वो भी एक साइजोफ्रेनिया का टाइप है, एक बीमारी है जो ऐसा करते हैं। ठीक है, माने अपने से, वास्तविक नहीं है वो सच नहीं जानते हैं, लेकिन अपने से परसेप्शन बनाने लगते हैं। तो वो क्या है, साइजोफ्रेनिया का एक टाइप है। अब दूसरा टाइप देखिए, डाइल्यूशन का ही एक दूसरा टाइप है, रिफरेंस। और ये सबसे खतरनाक है भाई। ये रिफरेंस जो होता है सबसे खतरनाक होता है। इसमें जो होता है शक होता है, यानी कि आपने कभी कॉल किया किसी को, माने अपनी गर्लफ्रेंड को, जैसे एक लड़का है, ठीक है, बॉयफ्रेंड ने कॉल किया गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया बिजी। छोड़िए, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बहुत निजी मामला है, इसको हटाइए, निजी मामला है, ये ज्यादा लोगों की जिज्ञासा है। यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को समझेंगे, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे इसको। यहाँ पे आप रिलेटिव रखिए, ठीक है, रिलेटिव रखिएगा। रिलेटिव क्यों रखिएगा कि इसमें होता क्या है कि आपने, जैसे कोई रिलेटिव को आपने फोन किया, ठीक है, और वो आपको इग्नोर कर दे या फिर बात ना करे, माने इतना समझिए, इनफिडेलिटी के बारे में बता रहा हूं, पहले इनफिडेलिटी समझ लिए तब रेफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि एक बॉयफ्रेंड है और वो अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, और गर्लफ्रेंड का मोबाइल इंगेज आता है, यानी बिजी आता है। अब जैसे लड़की फोन उठाएगी ना, माने इसकी गर्लफ्रेंड दोबारा से फोन उठाएगी, तो उसको 4 गो गाली देगा, एकदम संदार संदार। क्यों? ये इनफिडेलिटी का क्या हो गया है, शिकार हो गया है। वो भले ही अपने मम्मी से बात करे, पापा से बात करे, किसी से भी बात करे, लेकिन ये 4 गो गरिया देगा। ठीक है, और लड़की भी ऐसे एक आध होती है, तो ये इसका मोबाइल इंगेज आ गया, बिजी आ गया, अब ये इसको फोन करेगी, क्या करेगी, अगर बिजी है तो ठीक है, गुस्सा शांत है, जैसे बिजी होने के बाद उठाएगा, 4 गो गरिया देगी। तो ये इनफिडेलिटी है। ये दो ही जगह देखने को मिलता है, हस्बैंड वाइफ में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। ठीक है, यानी कि ये बहुत करीब रिश्ता में होता है और ये रिलेटिव में होता है। ठीक है, दोनों एक ही प्रकार होता है, ये करीब के रिश्ते में होते हैं। जैसे गर्लफ्रेंड, ये हस्बैंड वाइफ जो है बहुत नजदीकी का है, तो वाइफ में हो जाता है शक, वाइफ में शक हो जाता है। शक कैसे होगा, जैसे आपकी बीबी माने बहुत ज्यादा संवर के, पहन के, ओढ़कर कहीं बाहर जा रही है, और आप पूछते हैं कहां जा रही हो, वो अगर आपसे कह दे कि बस मैं मार्केट जा रही हूं, और उसको आने में आधा घंटा या 40 मिनट लेट हो जाए, यानी मार्केट से आने में लगता है 20 मिनट, लग जाए 40 मिनट, अब आप क्या करेंगे, इनफिडेलिटी के शिकार अगर हुए तो आप आते ही खूब चिल्लाएंगे, बरसेंगे। यानी क्या है, निगेटिव सोच आ रहा है यहां पे। बात समझ में आ रहा है? यानी कि आप क्या कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। और भारत में ये बीमारी सबसे ज्यादा 99% लोगों को हो चुका है, ये ऊपर वाला। ठीक है, शक की बीमारी यही है। ठीक है, विश्वासी नहीं होता है, विश्वासी नहीं होगा रेफरेंस और इनफिडेलिटी में, एकदम विश्वासी नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा रिलेटिव में होता है, और ये हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इनफिडेलिटी देखने को मिलता है। समझ में आया? तो ये है डायलूशन। अब आप लोग को तो पता ही होगा ये बीमारी से कितने लोग ग्रसित हैं, इससे मैं ग्रसित हूं, निगेटिव एवोल्यूशन से, अभी बताता हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत है? ऐसा होता है, ऐसा एक बात और मैं बताना भूल गया यार, सॉरी।
अब देखिए यहाँ पे जो है ना इनफिडिलिटी में सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही नहीं होता है। अब लड़की अगर फोन करती है वाइफ अपने हस्बैंड को और एंगेज आ जाता है तो बाप रे इतना सुनाएगी कि पूछिए मत। ये दोनों बराबर मात्रा में शिकार होते हैं यहाँ पे, लड़का और लड़की दोनों बराबर मात्रा में यहाँ शिकार होते हैं। ये तो खैर रिलेटिव से होता है, यहाँ हस्बैंड वाइफ में तो आते ही नहीं है, उसको हटा दीजिए, ये सिर्फ रिलेटिव में होता है। तो ये इनफिडेलिटी जो होता है बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। और आज भारत में बहुत से लोगों का जो लगभग एक डाटा आया था 36% से ज्यादा लोगों का रिश्ता भारत में इसलिए डाइवोर्स हो रहा है इनफिडेलिटी की वजह से। बात समझ में आया? बहुत ही ज्यादा इससे प्रेरित है। यानी शक की बीमारी यही है इनफिडेलिटी। बल्कि इसको डॉक्टर से दिखाइए, साइजोफ्रेनिया नामक जो बीमारी है उस डॉक्टर से दिखाइए, 2 महीने का दवा लीजिए, आपका इलाज हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे, आपकी शक की बीमारी इलाज हो जाएगा। लोग कहते हैं शक का इलाज नहीं है, देखिए ये शक का इलाज है। 2 मंथ का दवा है, आप जाइए किसी फिजिशियन से, न्यूरो फिजिशियन से मिलिए, वो आपको 2 महीना का दवा देगा और आप ये बीमारी से ग्रसित हैं, ठीक हो जाएगा। कुछ लोग तो आग बबूला हो जाते हैं इस कदर की मैंने पूछिए मत, जिंदगी खराब कर लेते हैं। समझ में आया? आगे बढ़े अब हम लोग। अब देखिए निगेटिव एवोल्यूशन जिससे मैं ग्रसित हूं, ठीक है, मुझे भी दिखाना है, बस समय का अभाव है। शुभम कुशवाहा, हेलो सर, सुना है लड़कियों को पर्सनल क्लासेस दे रहे हैं, ये कौन है भाई? आप लड़की हैं का? आप लोगों ने इनका मैसेज देखे थे? अरे यार एक शुभम कुशवाहा थे, उनका मैसेज देखे थे आप लोग? ये किससे ग्रसित है भाई? ये जानते हैं पड़ोसी का औलाद है, छोड़िए इसको, ये अपने बाप का औलाद नहीं होगा, छोड़िए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जो पड़ोसी के होते हैं ना वो ऐसे कर्म करते हैं। बात समझ में आया? जो रियल में नहीं होते हैं, बात समझ में आया ना, वो वही व्यक्ति हैं, उनको हटाइए, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। अभी मैं क्या बता रहा था? हाँ, इनफिडेलिटी बता रहा था, देखिएगा। फिर उनके मुद्दे पे आते हैं, हम जल्दी आते हैं। अरे भाई रुक जा, रुक जा, देखिएगा। इनफिडेलिटी, इनफिडेलिटी, अच्छा इनफिडेलिटी बता दिया था ना, इनफिडेलिटी बता यार, माइंड डिस्टर्ब कर दिया हमारा, उसको हम क्या करें? उसको मारें पटक पटक के ना। अरे भाई कॉल कर लीजिएगा फरहान खान जी, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, कॉल कर लीजिएगा, कॉल। अरे कोई नहीं, आने दीजिए। फरहान जी कॉल कर लीजिएगा, नंबर ले लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए निगेटिव एवोल्यूशन देखते हैं। निगेटिव एवोल्यूशन में क्या होता है कि आप पढ़ने बैठेंगे और टालम टोल करेंगे। आप पढ़ाई करने बैठेंगे, आपको आलस आएगा। आप पढ़ने बैठेंगे, हर 2 मिनट के बाद पानी पिएंगे। आप पढ़ाई करने बैठेंगे, हर 2 मिनट के बाद आपको पेशाब लगेगा। आप पढ़ने बैठेंगे, आपको 2 मिनट के बाद मन करेगा व्हाट्सएप चेक करें। आप बहुत ही बेहतरीन कभी कुछ काम कर रहे होते हैं और अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है और आपकी क्वालिटी, आपका ताकत, आपकी ऊर्जा सब कम हो जाती है। ये होता है निगेटिव एवोल्यूशन। यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति, माने जिसके अंदर क्षमता है, उसने अपने आप को साबित किया हो, ठीक है, कहां गया पेनवा, जिसने अपने आप को साबित किया हो, इसके बाद वो क्या हो जाए, टालम मटोल करने लगे। यानी पहले आप 8 घंटा पढ़ लेते थे, इमेजिन कीजिए ऐसा कोई दौर जिसमें आप 8 घंटा पढ़ लेते थे, और अब जब आप 8 घंटा पढ़ने बैठते हैं तो आप 8 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं, 10 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं। यानी आप निगेटिव एवोल्यूशन के शिकार हो गए। इसमें व्यक्ति क्या करता है, टालम मटोल करता है, आलस फील करता है, आधा घंटा पढ़ेगा, पानी पिएगा, व्हाट्सएप चेक करेगा। मतलब कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं निगेटिव एवोल्यूशन को कि इसमें व्यक्ति आलसीपन को ग्रसित हो जाता है। यह भी एक बीमारी है, एकदम बेकार बना देता है इंसान को।
ठीक है। और भारत में आजकल ज्यादातर युवा स्टूडेंट जो है इसी बीमारी से ग्रसित है। साइजोफ्रेनिया का एक टाइप है निगेटिव एवोल्यूशन, और इसी से बीमारी हो रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कभी 14-14 घंटा पढ़ते हैं, इनके जीवन में पता नहीं क्या परिवर्तन होता है, यही केमिकल इनबैलेंस होता है, और एक समय के बाद वो लगातार जो है 2 घंटा बैठ भी नहीं पाते हैं। बात समझ में आया? व्हाट्सएप चेक करेंगे या फिर कुछ करेंगे, माने अजीब सा हो जाएंगे। निगेटिव एवोल्यूशन यही होता है। अब आप लोग कहेंगे सर आप इससे कैसे ग्रसित हो गए? तो मैंने बताया ना, आप लोग की क्लासेस के चक्कर में मैं कभी भी व्हाट्सएप नहीं चलाता था, मुझे व्हाट्सएप का कभी भी आदत नहीं था, मुझे फेसबुक का आदत था। लेकिन अब हर आधे घंटे के बाद क्या होता है, व्हाट्सएप चेक करने की एक लत लग गई है निगेटिव एवोल्यूशन का। ठीक है, तो ये एक बीमारी है। आपको जब पढ़ने बैठेगा ना, आधे आधे घंटे बाद क्या लगेगा, मतलब कि आप पेशाब लगेगा, या फिर आपको पानी पीने का मन करेगा, या कुछ छुइएगा, इधर उधर हिलाइएगा, आलस जैसा महसूस करेगा, टाला मटोल कीजिएगा। ये सब निगेटिव एवोल्यूशन है। ठीक है, पहले आप 10-10 घंटा पढ़ते थे, अचानक से आपको 4 घंटा भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये सब निगेटिव एवोल्यूशन है। ये आपको एक डॉक्टर से जाके, साइजोफ्रेनिया के जो डॉक्टर हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, उनसे आप मिलिए, उनको बताइए कि मुझे साइजोफ्रेनिया हो गया है, निगेटिव एवोल्यूशन हो गया है, आपको इसका इलाज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक निगेटिव एवोल्यूशन जो है बीमारी है, इससे आपको बचना चाहिए। बात समझ आया? भाई फरहान खान नंबर मांग रहे हैं, कोई एक व्यक्ति नंबर सेंड कर दीजिए जी मेरा, कोई एक व्यक्ति मेरा नंबर सेंड कर देंगे। ठीक है, कमेंट कर दीजिए। क्लियर है? तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि साइजोफ्रेनिया कितना इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार को मुझे लगता है साइजोफ्रेनिया की दवा जो है फ्री में बांटनी चाहिए, और कम से कम स्टूडेंट को तो जरूर बांटनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज भारत के मुझे लगता है कि 70 से 80% विद्यार्थी जो है साइजोफ्रेनिया से ग्रसित हो चुके हैं। ठीक है, और उसमें भी निगेटिव एवोल्यूशन से सबसे ज्यादा, और भारत सरकार इस पे काम नहीं कर रही है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भी काम नहीं कर रही है, करना चाहिए। ठीक है, ये एक मानसिक बीमारी है और ये एक जेनेटिक बीमारी है, बहुत ही खराब स्थिति है। अब सोचिए आपके अंदर आलस हो जाए, आप पढ़ाई ना कर पाओ, आपके अंदर ऊर्जा है, समझ रहे हैं ना? निगेटिव एवोल्यूशन बताइएगा। ठीक है, बताइएगा साइजोफ्रेनिया का एक टाइप है, निगेटिव एवोल्यूशन हमें हो गया है, आप इसका दवा बता दीजिए, वो बता देगा। अरे यार गूगल का जमाना है, गूगल पे जाइए सब कुछ मिल जाएगा। और मुझे दवा थोड़े पढ़ाना है कि मैं दवा ध्यान रखूं। ठीक है, तो है ना ये इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो आपका जेनेटिक वाला सेक्शन जो था, जेनेटिक वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका डिफिशियंसी वाला पहले हो गया था, आनुवंशिकी रोग में जो एक छूट गया था सिजोफ्रेनिया, वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे सूक्ष्म जीवों से होने वाला बीमारी, तो जिसमें मैंने आप लोग को बताया था प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया, ये तीनों आज हम लोग देखेंगे। अगर समय हो तो देख लेंगे, नहीं तो केमिस्ट्री का क्लास बंक करके देख लेंगे, आप लोग की जैसी इच्छा हो। बताइए, बायोलॉजी का क्लास और आगे ले चले, क्योंकि अब ये स्टार्ट करेंगे तो 3 घंटा खाएगा ही खाएगा। ठीक है, तो आनुवंशिकी रोग खत्म हो गया, डिफिशियंसी वाला भी हो गया, अब सूक्ष्म जीवों वाला है। देखिए सूक्ष्म जीव वाला में ये चारों हम लोग को पढ़ना है, जीवाणु वाला, विषाणु वाला, प्रोटोजोआ वाला और कृमिजन्य रोग वाला। ठीक है, बात समझ में आया? एक यहाँ पे कवक नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा कवक। ठीक है, ये पांचों हमें पढ़ना है, जिसमें से अगर प्रयास करा जाए तो 2-3 तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। ये भी इधर ही आएगा। ठीक है, ये भी इधर ही आएगा। बात समझ में आया? तो जैसा आप लोग उचित समझे। यार हमको ये नहीं समझ में आता है कि वैसे गधे मेरे क्लास में आते क्यों हैं? एक तो आया है, आंखों से देख रहा है, ऊपर से कह रहा है पर्सनल क्लास चलता है, उसको ज्वाइन करना चाहिए था ना। बताइए क्या कहते हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट करना है कि मैं इसी को पढ़ा दूं? नहीं, सेफ एकदम नहीं है आशुतोष कुमार जी। निगेटिव एवोल्यूशन को गूगल से सर्च करके दावा लेना सेफ रहे, एकदम सेफ नहीं है। कभी भी दिमाग की बीमारी का इलाज अपने से गूगल से मत किया कीजिएगा। दिमाग की बीमारी का इलाज कभी भी गूगल से मत किया कीजिएगा, मैं पहले बता देता हूं। ठीक है, आप जाइए अपने एरिया के गूगल से ये सर्च कीजिए कि कौन सा डॉक्टर है। ठीक है, आप यहां पे लिखिएगा न्यूरो फिजिशियन,
या ब्रेन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन सा है, वहां पे नाम अनेकों निकल के आएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट का। आप पर्सनली जाइए, मिलिए और उनको बताइए कि सर ने बताया था सिजोफ्रेनिया के बारे में, निगेटिव एवोल्यूशन में ये चीजें, हमें ऐसा हो रहा है, हम क्या करें। ठीक है, आप ये चीजें बताइए, बातें समझ में आया। लेकिन हाँ, ब्रेन के डॉक्टर से मिलके ही दवा लीजिएगा, कभी भी गूगल से ट्रीटमेंट नहीं कीजिएगा खुद से, बहुत हानिकारक इलाज होता है उसका। ठीक है, ठीक है, कभी भी बिना डॉक्टर कोई भी दवा मत लीजिएगा। हाँ, कुछ दवा इलाज अभी मैं बताऊंगा, जैसे खांसी, खुजली उजली, वो सब आम बातें मैं बताऊंगा, देखिएगा आगे बताऊंगा अभी, तो वो सब ले सकते हैं, मैं जो सजेस्ट कर दूं वो ले सकते हैं, बाकी पे ध्यान नहीं देना। जैसे अभी मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, कवक वाला बताऊंगा, फंगी वाला, तो वहां पे खाज खुजली होता है, खाज खुजली, तो उसका एक बहुत ही बेहतरीन दवा आता है, मैं बता दूंगा, अभी क्लास चलेगा आगे। तो अगला जो भी टॉपिक है थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग कहेंगे तो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो समझते ही हैं आप लोग मुझे अच्छी तरीके से, हमसे बेहतर आप लोग समझते हैं। प्रोटोजोआ स्टार्ट करें। ले, सुशील शर्मा जी बता रहे हैं डॉक्टर अरुण अग्रवाल, राजेंद्र नगर। भाई कभी भी बिहार के डॉक्टर से तो मत दिखाइएगा, ठीक है, सब बिहार के डॉक्टर जो हैं थोड़े से मुझे पसंद नहीं है। आप क्या कीजिए, सीधे दिल्ली एम्स में जाके दिखाइए, जिनको भी निगेटिव एवोल्यूशन हुआ है दिल्ली एम्स में जाइए, ऑनलाइन आप क्या कीजिए, बुकिंग कीजिए और दिल्ली एम्स, अरे भाई हम जाने वाले हैं तो आप लोग भी चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एम्स में जाके दिखाइए। देखिए ये सब बीमारी जो है ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हो सकता है पटना का डॉक्टर कहेगा ये क्या होता है, पता ही नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो उसको जानता भी होगा, कुछ डॉक्टर भी गधे टाइप के होते हैं, वो झोला छाप वाले होते हैं, पैसा देके पेपर आउट करा के डॉक्टर नहीं बन जाते हैं सब, पता है ना कि पेपर पैसा देके भी कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो डॉक्टर नहीं। दिल्ली एम्स में जाइए, नंबर 1 इलाज चाहिए, 1 नंबर इलाज मिलेगा, तो जाइए आराम से एम्स में, दिल्ली एम्स में कुछ ज्यादा नहीं लगता है, आसानी से ऑनलाइन बुकिंग कीजिए, जाके दिखाइए। कंटिन्यू करते हैं केमिस्ट्री, हम लोग आज इसे समाप्ति कर देते हैं, समाप्त तो नहीं होगा लेकिन काफी हद तक खिंचा जाएगा। प्रोटोजोआ करें, नहीं तो रिदम फिर टूट जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़े, चलिए। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों में सबसे पहले शुरू कर रहे हैं सूक्ष्म जीव कौन सा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पहले प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है, 5 गो के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला देख रहे हैं हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, कोई लापरवाही करेगा तो काम से जाएगा, ठीक है, कोई भी लापरवाही करेगा तो काम से जाएगा, काम से समझते हैं। तो यहां पे एक ट्रिक याद रखिएगा, ये व्यक्तिगत नहीं है, बहुत सारे टीचर जानते हैं इसको। देखिए, काम पे सुपारी नहीं मिलता, ये एक ट्रिक्स है जिसे याद करके आपको पता करना है कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए, क से अभी सारी बीमारी के बारे में बताऊंगा, क से हो गया कालाजार, अभी सबके बारे में बताऊंगा, क से हो गया कालाजार, म से हो गया मलेरिया, ठीक है, पे से हो गया पेचिस, बताऊंगा ये सारी बीमारी क्या होता है, इसमें कौन सा बीमारी क्या कौन को प्रभावित होता है। सुपारी से हो गया आपका सोने की बीमारी, और एक होता है क्या, कहां गया ये प, लास्ट वाला पा, ठीक है, इसको बोलते हैं पायरिया। तो प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है, कालाजार होता है, मलेरिया होता है, पेचिस होता है, सोने की बीमारी होती है, पायरिया होता है। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, कालाजार होता है, मलेरिया होता है, पेचिस होता है, सोने की बीमारी होती है, पायरिया होता है। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ये याद करने का एक तरीका है, काम पे सुपारी नहीं मिलता है। अलग अलग टीचर अलग अलग अपना बताते रहते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने ये बताया।
बाकी टीचर से कंपेयर करने की आवश्यकता एकदम नहीं है, ठीक है। अपना अपना होता है, जिसे जो ट्रिक्स पसंद आता है वो बताता रहता है। आगे बढ़े, अब हम लोग पढ़ते हैं काला जार, मलेरिया, पेचिस, टेसिस क्या होता है। क्लियर है बाबू साहब? अब देखिए पहले प्रोटोजोआ के बारे में जानिए कि प्रोटोजोआ होता क्या है, ठीक है। जैसे कि मनुष्य जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी हमारे अंदर जो है एक से अधिक क्या है, सेल है। प्रोटोजोआ एक्चुअली क्या है, एक से अधिक सेल है। तो हमारे अंदर जो है एक से अधिक सेल है, तो हम लोग मल्टी सेलुलर हुए। लेकिन प्रोटोजोआ जो हुआ वो सिंगल सेल है, यानी ये एक कोशीय क्या है, जीव है, एक कोशीय सेल है, यानी एक ही कोशिका से बना है, एक कोशीय। तो पहली बात क्या जाने आप लोग कि प्रोटोजोआ जो है एक कोशीय सूक्ष्म जीव जो है ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये जब हमारे शरीर में एंट्री करता है तो हमें काला जार हो सकता है जो एक बुखार का प्रकार है, मलेरिया हो सकता है, ये भी बुखार का प्रकार है, पेचिस हो सकता है, अभी बताता हूं डिटेल में क्या होता है, सोने की बीमारी हो सकती है, बताता हूं क्या होता है, पायरिया आप लोग जानते होंगे, दांत में पीला पीला रंग हो जाता है। तो ये प्रोटोजोआ यानी एक सिंगल कोशीय यानी वन सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ जब हमारे शरीर में एंटर कर जाता है तो इतनी प्रकार की बीमारी हमें हो सकती है। काम पे सुपारी नहीं मिलता, ये याद रखने का तरीका है। काम पे सुपारी नहीं मिलता, क से कालाजार, प से सॉरी म से मलेरिया, प से पेचिस, सो से सोने की बीमारी और परी से पायरिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये ट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा और आप इसका डिटेल समझने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं कि ये काला जार क्या होता है और ये मलेरिया क्या होता है। यहां से बहुत शानदार शानदार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मुद्दे की बात यही है कि यहां से क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछे जाते हैं। पहले देखते हैं हम लोग पेचिस क्या होता है, ठीक है। बाकी सब चीज तो आप लोग परिचित हैं, पेचिस क्या होता है समझिएगा। देखिए पेचिस में होता क्या है, लूज मोशन हो जाता है। पेचिस में क्या होता है, लूज मोशन हो जाता है। लूज मोशन कैसे होगा, तो एक सिंगल कोशिका का एक ये जीव है, ऑर्गेनिज्म में नैनो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। ये जैसे ही आपके शरीर में एंटर होगा ना तो ये बॉडी के अंदर चला जाएगा। आज जहां से आपके एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, उसी पे जाके चिपक जाएंगे। जैसे कि ये आपका ग्रस नली है, अब यहां से मान लेते हैं कुछ एंजाइम निकलने वाला, यहां से कुछ निकल, यहीं पे जाके चिपक जाएंगे, यहीं से क्या हो जाएंगे, सब चिपक जाएंगे। तो पूरे पार्ट्स में अंदर अंदर ये क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और पेचिस में क्या हो जाता है, आपका भोजन नहीं पचता है और आपको लूज मोशन हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि पेचिस क्या होता है। ये एक एंट अमीबा, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिथिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो ये इसका नाम नहीं याद रखना है कि ये किस प्रोटोजोआ से होता है, इसके बारे में बस ये याद रखना है कि पेचिस से क्या प्रभावित होता है। तो बड़ी आंत जो होता है प्रभावित होता है, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इससे प्रभावित होता है। और आपका खाना का जो पचने का कार्यक्रम शुरू होता है वो बहुत पहले हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पाचन क्रिया शुरू होती है बड़ी आंत से होती है और ये इसी से प्रभावित हो जाता है। सारे बैक्टीरिया बड़ी आंत में जाके चिपक जाते हैं। बैक्टीरिया का नाम सॉरी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ ध्यान रखिए, बैक्टीरिया अलग है, प्रोटोजोआ जाके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और इससे खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और वो लूज मोशन हो जाता है। तो पेचिस आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन दो ही टाइप का पूछेगा कि ये पेचिस किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बड़ी आंत प्रभावित होता है। और ये किस कारण से होता है, तो दूषित जल और भोजन से होता है। अगर आप प्रदूषित यानी बंबई, दिल्ली, इलाहाबाद जैसे प्रदूषित शहरों में रहते हैं तो आपको क्या होगा, ये आसानी से पेचिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो इससे बड़ी हाथ में ये छोटे छोटे जीव जाके बैठ जाते हैं और आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, लूज मोशन हो जाता है। पेचिस क्लियर है। पेचिस क्लियर है। अरे भाई क्लियर है तो बता दीजिए, नाम लिख लीजिए इसमें कौन सा जो प्रोटोजोआ है काम करता है। मैं इसको कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, कौन सा पेचिस जो है इसमें काम करता है। तो एंट अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा, ठीक है। एंट अमीबा इसका पूरा नाम है हिस्टोलिटिका, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ जो होता है जब हमारे बॉडी में घुसता है तो हमें पेचिस नामक बीमारी हो जाती है। इससे हमारा बड़ी आंत प्रभावित होता है और हमें लूज मोशन हो जाता है। क्लियर है।
यार हमको पानी पीना है। आगे बढ़े। और ये बड़ी आंत के अगले भाग में होता है, यानी बड़ी आंत जो है इससे प्रभावित होता है। रोगी को दस्त, दस्त यही लूज मोशन का ही नाम है, दस्त होता है। इसमें क्या होता है, खून की मात्रा अधिक रहती है, ठीक है। तो जब दस्त होगा ना तो इसमें खून की मात्रा बढ़ जाएगी, पेट में मरोड़ होगा, पेट दर्द होने लगता है, बार बार आप शौचालय जाएंगे, सिंपल सी बात है, लूज मोशन होगा तो शौचालय ही जाएंगे, तो इच्छा होगा, जरूरी नहीं है कि पेट में से कुछ निकले, इच्छा होने लगती है बार बार शौचालय जाने की, तो ये होता है पेचिस। पेचिस। अब आगे देखिए दूसरी बीमारी समझिएगा, ये तो पहली बीमारी थी। अब कौन सी बीमारी समझना है आपको, बताइए। कालाजार। देखिए कालाजार में क्या होता है, देखिए कालाजार समझिएगा। कालाजार जो है एक बुखार का प्रकार है, इसमें भी फीवर ही आता है। तो ये एक बालू मक्खी होती है। कौन सी मक्खी होती है, बालू मक्खी, जिसे सेंड फ्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंड फ्लाई कहते हैं, ठीक है। तो सेंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। तो सेंड फ्लाई नामक जो ये क्या बोलते हैं मक्खी, मधुमक्खी होती है, इसी के माध्यम से ये जो प्रोटोजोआ होता है, एक कोष ये प्रोटोजोआ जो होता है हमारे शरीर में आ जाता है। तो इसे फैलाने का काम कौन करता है, जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्लैग, तो फ्लैग किससे फैलता है, चूहा के माध्यम से पड़ता है। उसी प्रकार कालाजार जो होता है, सेंड फ्लाई नामक एक मधुमक्खी होती है, उसी के माध्यम से जो होता है ये एक कोषीय प्रोटोजोआ जो होता है फैलता है और लोगों को कालाजार हो जाता है। तो कालाजार में होता क्या है, तो बुखार आता है। जैसे आपको बुखार आता है वैसे इसमें भी बुखार आता है। तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे अंग प्रभावित होता है पिलहा। क्या प्रभावित होता है, पिलहा। इसी को बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं, स्प्लीन। किसका कब्र है पता ही होगा आप लोगों को। तो इसमें जो है कौन सी माने प्रोटोजोआ काम करती है, कौन सा प्रोटोजोआ से ये बीमारी होता है, तो उसके नाम है लिसेमेनिया। लिसेमेनिया, लिसेमेनिया, ठीक है। तो ये कालाजार जो है किस प्रोटोजोआ से होता है, लिसेमेनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसे फैलाने का काम कौन करती है, सेंड फ्लाई नामक मधुमक्खी जो है इसे एक जगह से दूसरे जगह, एक से दूसरे रोगी को बना देती है। एक कोषीय होता है प्रोटोजोआ, ये कालाजार में ये चीजें होती है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, पिलहा यानी स्प्लीन जो होता है कालाजार में प्रभावित होता है। तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है कि कालाजार जो है किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। किस प्रोटोजोआ से होता है, तो टिसेमेनिया। और ये किसके द्वारा फैलता है, तो सैंड फ्लाई। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पिलहा या स्प्लीन। कोई दिक्कत, एनीबॉडी बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो। इसका पूरा नाम लिसेमेनिया डोनोवानी है। इसका पूरा नाम जो है लिसेमेनिया डोनोवानी है, ठीक है, ठीक है। इसका पूरा नाम जो है इस प्रोटोजोआ का लिसेमेनिया डोनोवानी है, डोनोवानी, ठीक है, लिसेमेनिया डोनोवानी। सेंड फ्लाई नामक मधुमक्खी इसे फैलाने का काम करती है। तो अब हम देखते हैं मलेरिया से कोई ऐसा है जो नहीं जानता है मलेरिया क्या होता है, एनीबॉडी, कोई किसी को पता ना हो मलेरिया क्या होता है। तो देखिए मलेरिया क्या होता है भाई। मलेरिया जो है इसे बार बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो मलेरिया को लास्ट में भी डिटेल में समझाऊंगा। तो मलेरिया जो है किससे होता है, तो एक प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, बार बार पूछा जाता है। तो मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है, तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। और ये मादा इन्फेलिज, ठीक है, मादा इन्फेलिज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, ठीक है। और मादा इन्फेलिज मच्छर के काटने से जो है मनुष्य में क्या हो जाता है, ये शरीर में पहुंच जाता है और इससे ये मलेरिया हो जाता है। यानी कि ये मुख्य रूप से मलेरिया हो किससे रहा है, प्लाज्मोडियम नामक जो है एक कोषीय प्रोटोजोआ से हो रहा है। लेकिन इसे हमारे शरीर में फैलाता कौन है, तो मादा एक मच्छर होती है जिसका नाम है इन्फेलिज, इन्फेलिज मच्छर, वही हमारे शरीर में फैलाने का काम करता है। जैसे सैंडी फ्लाई क्या करती है, फैलाने का काम करती है, उसी प्रकार प्लाज्मोडियम जो ये प्रोटोजोआ होता है इसे हमारे शरीर में लाने का काम कौन करती है, यही इन्फेलाइजिस मच्छर करती है, मादा। बात समझ में आया। तो मलेरिया, कालाजार, पेचिस, तीनों से किसी को कोई दिक्कत है बताइएगा जल्दी से। अच्छा हाँ, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है मलेरिया में, तो आरबीसी, हमारा रेड ब्लड सेल जो होता है नष्ट होने लगता है, आरबीसी, ठीक है। तो इससे लाल रुधिराणु जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं और रक्त की कमी हो जाती है।
इसमें जो होता है मलेरिया में रोग को जाड़े के साथ बुखार आता है, यानी खूब आपको ठंडा लगेगा उसके बाद बुखार आता है, तो वो मलेरिया है। अभी आगे और देखेंगे मलेरिया में, डेंगू में भी जाड़े के साथ बुखार आता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन मलेरिया के बारे में सारी बात क्लियर है। ठीक है, स्प्लीन जी, आरबीसी का प्रभावित होने का मतलब सिंपल सी बात है, स्प्लीन प्रभावित होगा। अच्छा ठीक है, स्प्लीन है लिख लीजिए, ठीक है। इससे भी तिल्ली जो है हमारा प्रभावित होता है, स्प्लीन प्रभावित होता है, ठीक है। यानी आरबीसी नष्ट होने लगता है और स्प्लीन जो है प्रभावित होता है। तो आरबीसी का प्रभावित होने का सीधा सा अर्थ है कि स्प्लीन में ही आरबीसी क्या होता है, तो स्प्लीन प्रभावित होगा तभी तो होगा, सिंपल सी बात है। तो मलेरिया में भी स्प्लीन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके फैलाने का काम कौन करती है, मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर, याद रहेगा, मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर, ठीक है। अच्छा, इसका एक एज भी पूछा जाता है कि ये जो मच्छरवा है वो किस एज में रहता है। जैसे आप लोग बच्चा, एक एज होता है ना, बच्चे का एज होता है कि बच्चा एज में है, एक जवान का एज होता है, एक बूढ़े का एज होता है। तो ये जो मच्छर होनी चाहिए किस एज में होनी चाहिए, तो इसका एज जवानी का होना चाहिए, और जवानी के एज को, मादा इन्फ्लुएंजा के जवानी के एज को कहते हैं एस्प्रोजाइट, ठीक है। ये मादा इन्फ्लुएंजा का एक एज जिसे जवानी का एज कहते हैं, ये एकदम मच्छर युवा रहना चाहिए। बच्चा या बूढ़ा मच्छर जो है आपको ये नहीं पहुंचा सकता है। यही एज में जो है मच्छर जो रहती है मादा इन्फ्लुएंजा वही फैला सकती है, इसी एज में। अब जैसे एक बूढ़े व्यक्ति को कहिए कि तुम क्या करो, सीमेंट का 50 केजी का बोरा उठा के छत पे ले जाओ, नहीं ले जा पाएगा, लेकिन एक युवा को कहो तो वो उठा ले जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसी प्रकार ये बीमारी भी सारे मच्छर नहीं फैला सकते हैं। एक तो मादा होनी चाहिए इन्फ्लुएंजा, ठीक है। दूसरी बात वो इंफोरोजोजाइट में एज में होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अवस्था है, इसी अवस्था के मच्छर जो फैला सकते हैं। बड़ी दिक्कत है, रुक गया, सबका रुक गया, क्या है रुक गया भाई, काहे रुक गया जी, रुक गया, रुक गया, क्लियर है ना। आगे बढ़े। अब देखिए इसमें एक और प्रकार था, और एक बीमारी थी, क्या नाम है उसको, कालाजार हो गया, मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया। अच्छा, सोने की बीमारी देखिए, सोने की बीमारी क्या होता है। सोने की बीमारी देखिएगा, ये बीमारी जो होती है ना, सोने की बीमारी, देखिए यहां लिख देता हूं, ठीक है। ट्रिप, ठीक है, ट्रिप, ठीक है, ट्रिप नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है। किसके नामक, ट्रिप नामक प्रोटोजोआ से होता है। और इस प्रोटोजोआ को ही सीसी मक्खी, क्या नाम है, सीसी मक्खी वहन करती है, और इससे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम आपका प्रभावित होता है, ठीक है। क्या होता है, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, और ये व्यक्ति खूब सोता है, ठीक है। ये व्यक्ति क्या होता है, खूब सोता है। बात समझ में आया। तो ये किस प्रोटोजोआ से होता है, तो ट्रिपनोसिन, ट्रिपनोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसमें क्या होता है कि सीसी मक्खी जो है इसे क्या करती है, फैलाने का काम करती है, वहन करती है, और इससे जो होता है बॉडी का नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है, प्रभावित होता है। सोने की बीमारी यही है। बातें समझ में आया। थोड़ा सा डिटेल जानना चाहेंगे तो और जान सकते हैं कि ये ट्रिपोसोनोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है, और ये एक परजीवी है, यानी पैरासाइट है, दूसरे के शरीर में आवास ले लेते हैं, मरते नहीं है, ठीक है। तो सीसी फ्लाई, इसको लिखते हैं ऐसे, सीसी फ्लाई, ठीक है। सीसी फ्लाई नामक मक्खी से ये जो है, मधुमक्खी से जो ये फैलता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, TSE, TSE, ठीक है। ये मधुमक्खी से जो है ये फैलता है, ठीक है। इससे लसिका ग्रंथियां जो होती है हमारे शरीर में, जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, वो क्या हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। और शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस होती है। सिंपल सी बात है, इस स्थिति में इंसान सोने लगता है। तो इसी को बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस।
और मुझे लगता है पायरिया से तो सभी लोग जानते ही होंगे। तो पायरिया क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, जो कि एक कोषीय प्रोटोजोआ होता है, जो हमारे दांतों के ऊपर बैठ जाता है, हमारे दांतों के ऊपर एक पीली परत बन जाता है, इससे बहुत ज्यादा बदबू आता है। और ये एक कोषीय प्रोटोजोआ जब हमारे दांतों में बैठ जाता है तो उसे पायरिया हो जाता है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है पायरिया से? ठीक है, तो ये किस प्रोटोजोआ की वजह से होता है? तो उस प्रोटोजोआ का नाम है क्या नाम है, एंटी अमीबा जीजोनिज्म, ठीक है, जीजोनिज्म पायरिया, ठीक है। नंबर शो नहीं कर रहा है? अच्छा, मैंने लॉक लगा रखा है, ठीक है भाई। जिनको भी मेरा नंबर चाहिए वो नंबर ले लेंगे, 9935982333। मैंने लॉक लगा रखा है ऐसे फर्जी लोगों की वजह से, ठीक है। ये मेरा नंबर है भाई, जिनको भी कॉल करना वो कर सकते हैं। तो पायरिया मुझे लगता है सब लोग, तो अब आप लोग प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी को आएगा एग्जाम में बता देंगे पूरी तरीके से कि प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है। तो काम पे सुपारी नहीं मिलता, काम से हो गया कालाजार, म से हो गया मलेरिया, सुपारी में पे से हो गया पेचिस, सुपारी में का सो ले लीजिए सोने की बीमारी, पारी का ले लीजिए पायरिया। इतना याद रखेंगे काम हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। और किसी के पास कोई ट्रिक्स है तो बता सकते हैं आप लोग। अगर किसी के पास ट्रिक्स है तो बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ट्रिक्स रहेगा भी या नहीं बताइएगा आप लोग, तो ये गलत बात है। अगर ट्रिक्स है आप लोगों के पास तो बता सकते हैं आप लोग। अरे 9 बजे तक आज पढ़ेंगे, आज आज इसको खत्म करते हैं कुछ, ठीक है, 9 बजे तक पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ खत्म कर दें, स्टार्ट करें अगला टॉपिक। तो अगला देखिए, प्रोटोजोआ से आप लोग देख चुके हैं, तो कहां गया हमारा बीमारी वाला लिस्ट? बीमारी वाला लिस्ट कहां गया? देखिए, तो प्रोटोजोआ में जितना बीमारी पढ़ाया सब आपका हो गया। कहां गया प्रोटोजोआ? ये देखिए, मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग हो गया, सब समझ लिए आप लोग। प्रोटोजोआ खत्म, खत्म ना? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग। तो अब देखते हैं, एक कवक होता है, कवक, इसे इंग्लिश में यहां लिख लीजिएगा, कवक। इसी को इंग्लिश में कहते हैं फंगी, इसी को गांव में भोजपुरी में कहते हैं फफूंदी, फफूंदी या भूई कहते हैं, भूई। गांव में भोजपुरी में इसे भूई कहते हैं या फफूंदी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब आप रोटी गर्मी के दिनों में, आज रात को रोटी पका, आप उसको 2 दिन तक मत निकालिए, तो उस पे क्या लग जाएगा, व्हाइट व्हाइट एक परत फफूंदी जैसा लग जाता है, ठीक है। तो वही होता है कवक, फुंगी या भूई। जिस भाषा में समझना समझिए, कवक को कवक, फुंगी, सॉरी फंगस, ठीक है, भूई या फफूंदी। समझ में आया? अब इससे होने वाली बीमारी बताता हूं। तो कवक क्या होता है समझ में आया आप लोग को? यार ये कैसा कैसा नाम है भाई, वार्कटेक, इका लिखे बाबू, सब मने क्या बताएं। जीवन में कभी आप लोगों ने फफूंदी किसी ने नहीं देखा हो तो बताएं मुझे, फफूंदी दिखाता हूं आज। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने फफूंदी नहीं देखा हो, या फिर वो क्या बोलते हैं भूई नहीं देखा हो। गांव में जब हम लोग माने देखते थे रोटी में कुछ लग जाए ऐसा फफूंदी टाइप के, तो कैसे भूई लग गया है, यानी खराब हो गया है। या फिर कभी ब्रेड या पाव रोटी जिसे आप लोग कहते हैं, कभी उसको गर्मी के दिन में छोड़ दीजिएगा, उसमें व्हाइट व्हाइट लग जाएगा फफूंदी टाइप का, वही होता है भूई लगना, जिसे गांव में भोजपुरी में भूई बोलते हैं, भूई, ठीक है। अरे भाई फंगस ही भूई है, भूई फफूंदी है, कवक है, हद है। 4 नाम है इसका। इंग्लिश वाला ज्यादा सही है, सब इंग्लिश वाला बहुत बढ़िया है। एगो नाम याद रखेगा फंगस, खुश। हिंदिया वाला ना फफूंदी, भूई, दुका, माने अनेकों नाम बना कर रख देता है सब। सुनिए, कवक से होने वाला बीमारी लिखिए यहां पे, बीमारी का मतलब
कवक, या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या, फंगी। होने फंगी द्वारा, फंगी क्या लिखें इसको, कवक या फंगी, अरे यार हमको लगता है ना फंगी यानी फंगस द्वारा होने वाला रोग। हमारे क्लास में ना गधों की बहुत एंट्री हो रही है, इसका इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। सुनिए, मेरे क्लास में ना वैसे लोगों की एंट्री बहुत ज्यादा हो रही है जो मतलब कि इस क्लास के लायक है नहीं। तो मैं, क्या नाम है, कौन ऐसा है जो रेगुलर क्लास करता है, लड़का लड़की दोनों में कोई है ऐसा जो रेगुलर क्लास करता है, कोई क्लास छोड़ता नहीं है, ठीक है, कोई है ऐसा जो रेगुलर क्लास करता है, क्लास छोड़ता नहीं है। राधा जी कहाँ थी आप, आपको इतना लोग हैप्पी बर्थडे विश किए और आपने एक को भी थैंक यू नहीं दिया। देखो ये राधा जी को अब एंट्री मारी है, लोगों ने इनको बर्थडे विश कर करके थक गए लोग, इनका कुछ अते पता नहीं है। कोई नहीं, क्लास शुरू में देख लीजिएगा और सबको धन्यवाद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जो मैं एक आनंद कुमार जी को बना देता हूं जो ऐसे गधों को क्या करेंगे, आते ही ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो इनको बना देता हूं एगो, और एक कौन बनना चाहेगा भाई, लड़की में दिव्या जी को बना देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लोग जो होंगे आते ही कोई ऐसे गधा दिखता है उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाते रहता हूं और गधों की एंट्री हो जाती है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, बात समझ में आया, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो दो लोगों को मैंने बना दिया, ये जो लोग भी होंगे देखिए इनके ऊपर अब स्पेशल सिंबल बन के आएगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, ऐसे गधों को इलाज करेंगे, आएंगे और वो लोग तुरंत ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि मैं पढ़ाते रहता हूं, आप लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, समझ में आया। तो अब आप लोग भी कुछ कर सकते हैं, आप लोगों को मैंने हथियार दे दिया है, आगे से कोई भी गधा दिखे अपना ये हथियार चला दीजिएगा, ठीक ना। हाँ दोनों को, दिव्या जी छोड़ना नहीं है, जो भी आ जाए बस उसको एकदम जय श्री राम कर देना है। हाँ सोनिका जी ये भी सिस्टम होता है, माने इस दुनिया में ऐसा कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं। मैंने कहा ना, लोग कहते हैं शक का कोई इलाज नहीं, आज आप लोग को मैंने शक का इलाज दिया कि नहीं दिया। वो कहावत पुरानी हो गई जब लोग कहते हैं शक का इलाज नहीं, शक का भी इलाज है, ठीक है। मिलिए तो एम्स के डॉक्टर से, उसका भी इलाज है। चलिए फिर आगे कवक पढ़ते हैं। देखिएगा कवक के लिए याद रखने का कौन सा तरीका, या कवक से होने वाला कौन कौन सा रोग है, तो इसका भी ट्रिक्स है। इसका ट्रिक्स है ए दाद खाग। क्या है इसका फॉर्मूला इससे होने वाले बीमारी का, ए दाद खाग। अब ए से कौन सा बीमारी होता है, दाद से कौन सा बीमारी होता है, अभी बताता हूं। देखिए ए से होने वाला बीमारी का नाम है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, एक्जिमा, ठीक है, क्या कहते हैं, एक्जिमा। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा मैं, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, कहीं कोई नहीं जाएगा, एक मिनट रुकेगा यहीं पे, ठीक है। चलिए, है ना आप लोग यही है ना, कोई भागा तो नहीं, अरे यार ये क्या खुल गया, ठीक है। अब देखिए इससे कौन कौन सा बीमारी होता है, फिर आपको समझाता हूं वन बाई वन। देखिए ए दाद खाज यानी कवक से होने वाली बीमारी को याद रखने का तरीका क्या है, ए दाद खाज, खाग सॉरी खाग। अब देखिए ए से क्या होगा, एक्जिमा, एक्जिमा क्या होता है, ए से एक्जिमा, एक्जिमा। और एक होता है यहीं से ए से ही एक और बीमारी होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एथलीट, ठीक है, एथलीट फुट, ठीक है।
एक ए से हो गया एक्जिमा और एथलीट फुट। द से देखिए दो बीमारी होता है द से, एक होता है दाद और एक होता है दमा। क्या होता है? दमा। और एक से ख से होता है खाज और ग से होता है गंजापन। क्या होता है? गंजापन। ठीक है। अब देखिए आपसे कभी भी पूछेगा कि कवक से कौन कौन सा रोग होता है तो आपको पता होना चाहिए एक्जिमा होगा, एथलीट फुट होगा, अभी बताता हूं क्या होता है, दाद होगा, दमा होगा, खाज होगा, गंजापन होगा। ये दोनों जो होता है इसे बोलते हैं खुजली। एक वर्ड में समझना हो तो इसे कहते हैं खुजली। तो महिलाओं को आप लोग देखे होंगे, गांव की महिलाओं को, आज की महिलाओं को नहीं, आज की महिलाएं तो भाई पूछिए मत, एकदम महारानी है। गांव की महिलाओं को आप लोग देखेंगे ज्यादातर केस में, मैंने खुद देखा है हमारी मम्मी को, पैरों में देखेंगे उंगलियों के बीच में सड़न पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? पैरों दो अंगूठों के मध्य जो होता है सड़न पैदा हो जाता है। ये कब होता है? जब पानी वहां पे रहता है हमेशा ज्यादातर टाइम में। ठीक है, तो पानी जब ज्यादातर टाइम में आपका पैर भींगा रहता है तो वहां पे कवक नामक जो होता है क्या जाता है? आके चिपक जाता है। और जब ये कवक चिपकेगा तो वहां पे सड़न पैदा होगा और वो जो चिपकेगा ना तो आपको खुजलाने को मन करेगा, और जब आप उसको खुजलाइएगा तो आपको अच्छा महसूस होगा और वही जो होता है खजोट बन जाता है, खुजली हो जाता है, तो खुजली होने लगता है। तो ये हो गया एथलीट फुट। तो गांव की महिलाएं एथलीट फुट से बचने के लिए क्या करती हैं? रेड रंग से या लाल रंग से क्या करती हैं? उसको रंग देती हैं। अब रंगने से क्या फायदा होता है भाई? तो देखिए रंग जब आप लगाइएगा पैर पे तो एगो लेप हो गया, एगो लेयर हो गया, और जब ये कवक आएगा तो इसी रंग पे बैठेगा, और रंग जैसे धुलेगा ना, रंग जैसे धुलेगा वैसे कवक भी धुल जाएगा। लेकिन अब सोचिए अगर आपने रंग नहीं लगाया है तो क्या होगा? आपके स्किन पे बैठेगा ये कवक और वो पानी से नहीं धुलता है, वो चिपके रहता है। लेकिन जैसे जैसे रंग छोड़ता है ना, आपका रंग छोड़ेगा वैसे वैसे कवक भी छूट जाता है। तो रंग लंबे समय तक पैरों में रहता है, इसलिए गांव के लोग जो इसका इलाज ढूंढ लेते हैं एथलीट फुट। ठीक है, रेड लाल रंग का पैरों में लगा लेते हैं। तो ये हो गया खुजली। क्या हो गया? खुजली। एक्जिमा भी एक खुजली है, शरीरों में खुजली होने लगता है। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? इसका सबसे बेहतर इलाज है, आपको कहीं भी दिनाय वगैरह खुजली फुजली कुछ भी हो रहा है तो इसका एक बढ़िया इलाज आता है, एक मलहम आता है, इसको कहते हैं फोड्रम। ठीक है, फोड्रम लगाइए अगर आपको नॉर्मल खुजली हो रहा है। फोड्रम जैसे नॉर्मल है आपकी उंगली में या फिर कहीं भी खजूर टाइप का हो रहा है, स्किन पे कहीं भी खजूर हो रहा है तो आप फोड्रम लगाइए, आपका खुजली एकदम खत्म हो जाएगा एक दिन में। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फोड्रम किसी को हुआ हो तो लगा लीजिएगा। दूसरा इसका दवा है जो बहुत थोड़ा डेंजर हो गया यानी खतरनाक रूप ले लिया है, उसे हम लोग कहते हैं कीटोफोड। क्या बोलते हैं? कीटोफोड। तो आप कीटोफोड ले लीजिए, एकदम 110% आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये दोनों मलहम आप लोग जब भी आपको ऐसा होता है, एथलीट फुट होता है या फिर एक्जिमा होता है, खुजली उजली होती है, तो आप इसे सजेस्ट कर सकते हैं, फोड्रम या कीटोफोड। क्लियर है क्या होता है? कीटोफीड या फोड्रम दोनों क्लियर है? नहीं, खाज खुजली अभी अलग है, बताता हूं दमा में दाद में क्या अंतर है बताता हूं। अभी आप लोग को ये एक्जिमा और एथलीट फुट क्लियर है? भाई और कोई चाहता है रेगुलर क्लास करता है तो बताइए, आप लोग को मैं मॉडरेटर बना दूंगा और आप लोग ऐसे माने समझते हैं ना, ऐसे लोगों का इलाज आप लोग करते रहेंगे। किसी को इच्छा हो तो बताइए, मैं बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई क्लास डिस्टर्ब ना करे और आप लोग तैयार रहिए हथियार लेके। ठीक है, अब मानते हैं हथियार दे दिए, दोनों लोग क्लासे में ना आए तो क्या मतलब है? ठीक है, इसीलिए जो ज्यादा लोगों के पास हथियार रहेगा तो एक ना एक तो आएगा ना क्लास में। जैसे एंट्री मिले ऐसे बैक्टीरिया को उठा के फेंक दिया कीजिए। ले श्वेता जी अब हमें इलाज बताने लगे, ये भगवान। श्वेता जी अच्छी बात है, मैंने जो बताया अपना एक्सपीरियंस बताया, आप अपना बता रही हैं। मैंने कहा फोड्रम अगर आपको नॉर्मल है तो इलाज एकदम गारंटी है, आपका हो जाएगा ठीक। अगर थोड़ा डेंजर रूप ले लिया है तो कीटोफोड तो उनको खाई जाएगा, वो भी मात्र 24 घंटे में ठीक कर देगा। जैसे किसी को कांच लग गया, भाई बहुत ही तरह की बीमारी होती है, छोड़िए कितना बताऊं, काफी है। हमें भी और बननी है, ठीक है बना देते हैं भाई। एक रवि प्रकाश जी हैं, चलिए और कोई है? और किसी को बनना है? ऐसा खुजली जो कुछ भी ना दिखे लेकिन बहुत खुजली हो तो कोई दवा?
फोन कर लियो दिलसाद, फोन कर लेना, ठीक है। फोन कर लेना, ठीक है। अच्छा, मैं भी चाहती हूँ भाई, श्वेता जी भी चाहती हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर है। तो एक्जिमा और एथलीट फुट क्लियर है। आप लोग दिलसाद की चिंता ना कीजिए, वो कॉल कर लेंगे। आगे बढ़े। अब देखिए दाद और दमा में क्या अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा। दाद जो है एक खुजली है, जैसे आपको दिनाय देखे होंगे तो दिनाय कैसे होता है, ऐसे ऐसे करके होता है, या फिर ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक है, ये दिनाय है, ठीक है। तो जब खुजली गोलाकार होती है, खुजली क्या होती है, गोलाकार होती है, तो उसे दाद कहते हैं। जब खुजली क्या होती है, गोलाकार होती है, तो उसे दाद कहते हैं। और जब खुजली लंबाकार होती है, यानी एकदम ऐसे बकोड़ते हैं आप लोग, पूरा एक उंगली से पकड़ के एकदम लंबा खुजुला देते हैं, तो उसे खाज कहते हैं। यानी जब लंबा लंबा खोजवाने लगे तो वो खाज हो गया। आज जब आप क्या कर रहे हैं, गोल गोल माने आपको खजुआ टाइप का हो रहा है, तो उसे दाद कहते हैं। तो दाद और खाज दोनों में अंतर स्पष्ट है, दाद और खाज दोनों में अंतर स्पष्ट है। भाई सुशील शर्मा जी को भी बनना है। इस ताकत का दुरुपयोग मत कीजिएगा भाई, जिसको बनना है बनिए, लेकिन इस दी गई ताकत का दुरुपयोग मत कीजिएगा। आप लोग को मेरे YouTube चैनल पे बहुत कुछ चेंज करने की ताकत है, आप लोग चाहें तो मेरे YouTube को हैक भी कर सकते हैं। बात समझ में आया। आप लोग के पास इतनी ताकत है इस समय जितनी मेरे पास है अपने चैनल को लेके। बात समझ में आया। तो आप लोग इसका दुरुपयोग मत कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इसका दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, मेरा चैनल ले जाकर किसी को बेच मत दीजिएगा। कैसे कि मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दुका करो। ये सब जो भी है मेरे पास, जितनी भी है, वो सब मेरा खुद का है, ठीक है। अब बहुत हो गया भाई, अब बहुत हो गया, बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को पता चल गया दाद और खाज दोनों ही खुजली है, लंबा लंबा होगा खाज होगा, गोलाकार होगा तो दाद होगा। समझ गए। अब दमा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब हमारे अंदर ये कवक फंगस जब अंदर फेफड़ों में चला जाता है, कहां चला जाता है, हमारे फेफड़ा में एंटर कर जाता है। कहां अंदर कर जाता है, फेफड़ा में चला जाता है। हम खूब खांसते हैं, ऐसा खांसते हैं कि लगता है कि बाहर निकाल दे फंगस को, इसके बाद भी नहीं निकलता है, तो ऐसा व्यक्ति जब खांसता है तो कहा जाता है दमा हो गया है। खूब खांसेगा, क्यों, क्योंकि उसे खजूर टाइप का होता है अंदर फेफड़े में। आज जब वो खांसेगा ना तो सोचेगा इसे बाहर निकाल दें, लेकिन वो बाहर निकलता है कहां है, दमा जल्दी, ठीक है। तो दमा का इलाज थोड़ा सा डॉक्टर अच्छे से दिखाइएगा। दमा ये होता है, दमा समझ में आया। फेफड़ों में चला जाता है फंगस, ठीक है। फेफड़ों में जब चला जाता है फंगस तो वहां से दमा हो जाता है। अरे कोई नहीं, देखिए दुरुपयोग करके मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, आप लोग बताइए, कोई क्या बिगाड़ेगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए एक थिंकर थे, मैं सोशियोलॉजी का ऑप्शनल का कुछ दिन क्लास किया हूं, तो उसमें एक थिंकर्स आते हैं, आई डोंट नो कौन थे, उन्होंने क्या कहा था पूरा डिटेल में मुझे नहीं पता, जिनका ऑप्शनल होगा शायद वो जानते हो। तो उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति उतना ही कमजोर हो सकता है जितना सामने वाला मजबूत है, या फिर इसी बात को ऐसे लिखिए कि कोई व्यक्ति उतना ही मजबूत हो सकता है जितना सामने वाला कमजोर है। यानी आपकी कमजोरी ही इसकी ताकत है, या फिर ये कहिए कि इसकी ताकत ही इसकी कमजोरी है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, बल्कि स्टेटमेंट सही क्या होगा कि इसकी कमजोरी ही इसकी ताकत है। सामने वाला व्यक्ति आपसे उतना ही मजबूत होगा जितना आप कमजोर होंगे। अगर आप कमजोर नहीं है तो सामने वाला आपसे मजबूत नहीं है। बात समझ में आया। तो ये किसी सोशियोलॉजी के थिंकर ने कहा था, याद नहीं है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने इस पे नहीं बताया था, उन्होंने बताया था जैसे आपने सीकर देखा होगा, सीकर समझते हैं, सीकर चैन बोलते हैं जिसे, इसमें आपस में ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है, ऐसे जुड़ा रहता है,
ठीक है, तो इन्होंने इसमें बताया था कि एक चैन की या एक सिक्कर की जो मजबूती होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इसकी सबसे कमजोर कड़ी पे। उन्होंने ये बताया था, बात समझ में आया, और ये मैंने बताया। तो उन्होंने बताया था कि अगर एक सिक्कर मजबूत सिक्कर को ले लें या एक मजबूत चैन को ले लें तो उसकी मजबूती किस पे टिकी है, इस सिक्कर के सबसे कमजोर यूनिट पे। बात समझ में आया। तो इंसान भी आपके साथ उतना ही दुरुपयोग कर सकता है जितना आपकी कमजोरी होगी। तो मेरी कमजोरी कुछ है नहीं, तो आप लोग को कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं अपनी कमजोरी कभी छोड़ता ही नहीं हूं, ठीक है। क्योंकि आप लोग कुछ भी करने चाहेंगे तो मेरे पास ओटीपी एक्सेस आएगा, और उस ओटीपी एक्सेस के माध्यम से इंस्टेंट में समझ जाऊंगा कि कौन व्यक्ति खुराकाप्ती करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आया। तो आप लोग इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। किसी भी डिवाइस में, मोबाइल में, लैपटॉप में, कहीं भी एक्सेस करने का प्रयास कीजिएगा, मेरे पास ओटीपी आएगा। जब मैं परमिट नहीं दूंगा आप लोग ऑन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें आप लोग कर सकते हैं, जैसे कोई क्लास का आपका दुश्मन है, आप बिना मेरे से पूछे उसे ब्लॉक कर दिए, तो ये छोटी छोटी गलतियां आप लोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। चलिए, हम क्या बता रहे थे यार, हाँ ये बता रहे थे। अब देखिए, खाज समझ गए, दामाद समझ गए, दांत, एक ये बचा है गांज। अब देखिए, सर के बालों के नीचे अगर आपको ये फफूंदी बैठ जाए, फंगस बैठ जाए, तो बाल झड़ जाता है, गंजापन हो जाता है इंसान। कवक से होने वाली बीमारी क्लियर है, कवक से होने वाली बीमारी क्लियर है, कवक से होने वाली बीमारी क्लियर है। कवक से होने वाली बीमारी क्लियर है। अरे विश्वास है हमें आप लोगों पे यार, चलिए विश्वास पे दुनिया टिकी है, टेंशन ना लीजिए आप लोग, छोड़िए वो सब। बताइए, मनुष्य में फफूंद जनित रोग से कौन कौन सा रोग होता है, क्या क्या होता है, सारी चीजें क्लियर है। आगे देखिएगा, थोड़ा सा पीटी के हिसाब से मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा, उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बस पीटी के हिसाब से मैंने आप लोग को दमा बता दिया, समझा दिया, लेकिन पीटी के लिहाज से कुछ बातें याद रखना है कि दमा जो है एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग मैंने आप लोग को बताया कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। क्या हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई गांजा है, गांजा कह रहा हूं मैंने, जिसके सर में बाल नहीं है लेकिन पीछे पीछे थोड़ा सा बाल रह जाता है। अगर आप उसका अगर बाल गंजापन का कारण अगर फंगस है और आप उसका यूज किया हुआ अगर कंघा यूज करते हैं तो उसके सर का बाल में जो फंगस है उसके कंघी के माध्यम से आपके अंदर आ जाएगा और आप भी गंजा हो जाएंगे। तो कभी भी जिनका बाल ज्यादा झड़ता है ना, अब हो सकता है उसके पीछे फंगस कारण हो, तो ऐसे व्यक्ति का कंघा कभी यूज नहीं करना चाहिए। तो ये सारे बीमारी क्या है, संक्रामक है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे को हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को जब यह बीमारी होती है तो आप उनके संपर्क में आने का प्रयास ना कीजिए, ठीक है। तो दमा के बारे में सुनिए, अभी बाकी बाद में, पहले दमा के बारे में सुनिए। तो दमा क्या है, एक संक्रामक रोग है और मनुष्य के फेफड़ों में, ठीक है, एक कवक का नाम है, मैं कवक का नाम लिख देता हूं यहां पे, बहुत ही अटपटा नाम है, क्या बताऊं मैं, एस्प्रिलिज्म, ठीक है, एस्प्रिलिज्म फ्यूमिगेट्स, ठीक है। फ्यूमिगेट्स नामक जो होता है कवक जो होता है हमारे फेफड़ों में घुस जाता है। दमा के केस में एस्प्रिलिज्म फ्यूमिगेट्स नामक जो होता है कवक यानी फंगस जो होता है हमारे फेफड़ों के अंदर घुस जाता है और ये जो होता है पहुंचकर उसमें जाल बना लेता है, अपना एक जाल बना लेगा और फेफड़ों के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देता है और इसी सिकुड़न से आपको क्या होगा, खजुआव टाइप का होता है, तो आप खांसते हैं कि खांस के उसको बाहर निकाल दें, वो निकलता तो है नहीं, अब वो डॉक्टर इलाज करेगा इसका तो ये ठीक होगा। तो दमा आप लोग समझ गए होंगे। अब दमा धुआं से होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एलर्जी अलग चीज होता है। देखिए, किसी किसी को बहुत सारी चीजों से एलर्जी हो जाती है, मैंने शुरुआत में ही एलर्जी बताया था और एलर्जी में मैंने बताया था कि वहां पे आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो एलर्जी से भी होता है, अलग बात है, लेकिन उसका एक ठोस कारण नहीं है। इसका ठोस कारण यही है जब ये कवक आपके फेफड़ों में पहुंचता है, ठीक है। आगे बढ़े अब हम लोग। अब गंजापन में क्या जानना है, तो ये किस से गंजापन का कवक जो होता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है टीनिया, ठीक है, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस।
ये जो टीनिया कैपिटिस होता है, जब ये हमारे सर पे पहुंचता है, यानी इस नाम का टीनिया कैपिटिस नामक का कवक जो होता है हमारे सर पे आ जाता है, तो ये जो होता है इस सिर के बालों की जो ग्रंथियां होती हैं वो कौके के द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। यानी टीनिया कैपिटिस नामक जो हमारे बाल को उगाने का काम करती हैं, उन ग्लैंड को ही मार देती है और सिर के बाल जो होते हैं टूटने लगते हैं और आप एक समय के बाद गंजापन को प्राप्त हो जाते हैं। तो टीनिया कैपिटिस क्लियर है, गंजापन का कारण किस कवक से? तो टीनिया कैपिटिस। देखिए, सूखी खांसी में जरूरी नहीं है कि आपको दमा हो गया। जब आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, जैसे मुझे, तो आप लोगों ने बताया था ना कि सर को लग रहा है कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कवक जब अंदर जाएगा ये विशेष प्रकार का तभी होता है, बाकी कंडीशन में नहीं होता है, डॉक्टर से इलाज करा लेना चाहिए, ठीक है। मेरा तो ठीक हो गया। एक्चुअली अफसाना जी के भाई हैं कोई, आलिशा की अफसाना नाम है उनका, तो वो क्लास में आती थी, उन्होंने अपने भाई से कहा, दिल्ली में वो डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे फोन पे बताया कि देखिए आपको हाल ही में डेंगू हुआ है, और डेंगू जब होता है ना तो कुछ पानी का मात्रा जो होता है लंग्स में चला जाता है, इसलिए खांसी आती है और ये स्वतः ही ठीक हो जाता है। मैंने वही काम किया और स्वतः ही ठीक हो गया, ठीक है। तो गांजापन का कारण भी समझ गए। थोड़ा सा दाद देखिए, दाद 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 में क्या होता है, ठीक है। ये रोग जो होता है किस नामक चीज से होता है? तो ट्राइकोफाइटान, ठीक है, ट्राइकोफाइटान। क्या नाम है दाद के लिए? कौन सा कवक? ट्राइकोफाइटान नामक कवक से होता है, ठीक है। ये कवक क्या करता है? त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेता है। ये जो त्वचा है ना आपका, स्क्रीन, हाथ पैर पेट मुंह कुछ भी हो सकता है, तो त्वचा के अंदर अपना एक जाल बना लेता है ये कवक, ठीक है, जिससे त्वचा पे लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, यानी खुजली हो जाते हैं, और ये एक संक्रामक रोग है, यानी आपको हुआ है तो आपके संपर्क में जो आएगा उसको भी हो जाएगा। तो ये ट्राइकोफाइटान नामक कवक से होता है दाद, और इसमें लंबी लंबी आपको क्या होगी, सॉरी दाद ये नहीं है, सॉरी, इससे क्या होगा आपको गोला गोला करके इससे होगा गोला गोला, ठीक है, गोला गोला आपको खुजली होगा। बात समझ में आया? दाद। किसी कोई दिक्कत? अरे उनका दो नाम है, अफसाना भी नाम है, अलीसा भी नाम है, दो दो नाम है, कोई नहीं। और एथलीट फुट आप लोग समझते ही हैं, अभी मैंने बताया था कि इस रोग का कारक जो होता है, कारक बता देता हूं। एथलीट फुट के कारक क्या नाम है? एथलीट एथलीट फुट। इस रोग में जो क्या बोलते हैं उसको, ट्राइकोफाइटिन, ठीक है, मतलब सेम टू सेम दाद वाला में जो है ना, सेम टू सेम इसमें भी होता है, ठीक है। एथलीट फुट हो या दाद हो, दोनों ही खुजली है, दोनों ही खुजली है, एंड दोनों के लिए एक ही इलाज है। मैंने बताया था आप लोगों को, सबसे बढ़िया इलाज है या तो आप फोड्रम ले लीजिए या तो आप कीटोफोर्ट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? अच्छा, आप लोग कभी कभी सोचते हैं सर नीचे क्या देखते हैं, देखिए दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है, इससे थोड़ा सा कुछ फैक्ट यहां पे रखना पड़ता है, दिमाग से निकल जाता है, तो ये मत सोचिएगा सर नीचे काय देखते हैं, तो ये कभी कभी कुछ फैक्ट में काम करता है, दिमाग से उतर जाता है, ठीक है। तो इसकी आप लोग चिंता ना कीजिएगा, ठीक है, इंसानी है, इंसान उतर ही जाता है दिमाग से कभी कभी चीजें, ठीक है। आगे बढ़े। एक बात याद रखिएगा, जो एथलीट फुट होता है त्वचा के मुलायम जगहों पे प्रहार करता है, यानी उसी को प्रभावित करता है। तो आप पैरों का जो सबसे मुलायम वाला ऐसा होगा ना, बीचवा में देखिएगा एकदम मुलायम रहता है, तो वहीं पे ये क्या करता है, अपना संक्रमण फैलाता है, तो इसीलिए शरण यहीं पे होता है। समझ में आया? हाथों में जल्दी नहीं होता है, देखिएगा पैरों में होगा, क्योंकि पानी से भीगते से एकदम सॉफ्ट हो जाता है, तो ये मुलायम हिस्सों पे ही प्रहार करता है। अब कौन सा बचा जी? अब कौन सा बचा? कोई बचा जी? सब हो गया ना? अब कोई नहीं बचा? अच्छा, खाज, एकेरस, ठीक है, एक खाज था, लंबी लंबी खुजली, एकेरस, ठीक है, एकरस एस्केबीज, एस्केरस एस्केबीज नामक जो है कवक से ये होता है। एस्केरस एस्केबीज नामक जो है कवक से ये होता है, और त्वचा में खुजली होती है और इसकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, और कभी कभी सफेद दाग हो जाता है। तो सफेद दाग के पीछे भी यही एकरस स्केबीज ही क्या होता है, एक कारक होता है। सफेद दाग आप लोग देखे होंगे, डॉक्टर बताते हैं इसी की वजह से होता है सफेद दाग। और क्या बचा है जी? खत्म, मुझे लगता है पांचों मैंने बता दिया, ठीक है।
एक्जिमा, एथलीट, दाद, दमा, खाज, गंजापन सब हो गया। तो कवक से होने वाले बीमारी को आप लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे देखें, आप लोगों की आज्ञा हो तो हम लोग आगे पढ़ें। अब एक और पढ़ लेते हैं, बैक्टीरिया, कल इसको समाप्त कर लेंगे। दो दो को क्लियर है ना, प्रोटोजोआ और कवक क्लियर है। अब बाबू एक बात ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में यहां से बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं। अब मैं इस लेवल का आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि बीपीएससी के मजाल नहीं है कि आपको इससे बाहर का क्वेश्चन पूछ ले। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, किसी भी टीचर को उठा के देख लीजिएगा, आपको नहीं बताएगा, ठीक है, नहीं बताएगा। कहानी समझा भी देगा तो आपको लिखवाएगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बाबू, बता रहे हैं ध्यान से इसलिए ताकि आप लोग एग्जाम में बेटर कर पाओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा कौन सा है भाई, देख लिया जाए। तो आपका प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया। अब हम देखते हैं एगो बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया बहुत लंबा है, कम से कम 45 मिनट का समय लगेगा, और इसको खत्म कर डाला तो लाइव झींगा डाला, ठीक है। अगर बैक्टीरिया खत्म हो जाता है आज, तो कल बचेगा विषाणु, वायरस, जिसमें हम कोरोना वायरस भी फैलाना बताना चाहते हैं, फिर ये सब भी आएगा, ठीक है। मतलब कल मिला के कल हम लोग बायोलॉजी को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, कल समाप्त कर सकते। अब देखिए, जिनको कम समय में याद करना होगा वो क्या करेंगे, जीवाणु से होने वाले रोग का नाम याद रख लेंगे, विषाणु से होने वाला रोग का नाम याद रख लेंगे, प्रोटोजोआ से याद रख लेंगे, खत्म। तो मैंने पहले ही पीटी वाले लोगों को बता दिया था कि आपको अगर नहीं करना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, उस पीपीटी को पढ़ लीजिए, यहां पे सब लिखा गया है, ठीक है, सब लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। सारा काला जार क्या होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, कौन सी बट्टी इसको फैलाने का काम करती है, तेज बुखार आता है, सब लिखा गया है। मलेरिया का यहाँ पे दवा भी लिखा गया है। क्लोरोक्विन, कुनैन नामक एक पौधा होता है, उसके रस को पहले निकाला जाता था, ठीक है। तो कुनैन नामक एक रस होता था जिससे एक पौधा से निकाला जाता था, तो वो क्या हो गया, उसको रिप्लेस कर दिया किसने, क्लोरोक्विन ने। तो क्लोरोक्विन एक दवा है जिसको लगा देने से क्या होता है, मलेरिया में इलाज अच्छा हो जाता है। बात समझा है। तो जिसको अगर पीटी के लिए करना है उसके पास तो ये सब चीजें ही ले है, पीटी के लिए तो पहले ही से सब लगा दिया हूं, बस समझाने के पर्पज से ना आप लोग को पढ़ा रहा हूं, नहीं तो बायोलॉजी तो खत्म है आप लोगों का। व्हाइट दाग का इलाज सर, अरे भैया हम डॉक्टर नहीं हैं, मैं आपको सिर्फ वही इलाज बता सकता हूं व्यक्तिगत स्तर पे जिसे मैं जानता हूं, ठीक है, बाकी मैं नहीं बता सकता, ठीक है। डॉक्टर से मिलिए। देखें बैक्टीरिया थोड़ा सा लंबा चलेगा, 40 मिनट लगेगा कम से कम, तैयार है ना आप लोग। 9 बजे वाला केमिस्ट्री कल से स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग इसी को खत्म करते हैं बैक्टीरिया को, क्योंकि रिदम अच्छा है, आप लोग पढ़ लेंगे, करें ना। बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाले रोग, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है सवाल बैक्टीरिया से, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बैक्टीरिया। चलिए तो यहां पे लिख लीजिएगा, जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इसको खत्म कर डाला तो लाइव झींगा डाला। जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग, चलिए हमको लगा है प्यास, मैं पी के आता हूं पानी। हाँ यार आशुतोष जी, हमें भी लगता है कि सब चाह रहे हैं क्या कि डॉक्टर का पैसा बचाना, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। डॉक्टर के पैसा बचाने के चक्कर में आप लोग अपना नुकसान कर लीजिएगा, ठीक ना, तो ऐसा मत कीजिए। चलिए बैक्टीरिया पढ़ते हैं, सुनिएगा, पेन का कलर बदल लें। देखिए, तो बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी से पहले हमें बैक्टीरिया को समझना होगा, क्योंकि जितना बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी से सवाल पूछा गया है, लगभग उतना ही सवाल केवल बैक्टीरिया से पूछ लिया गया है। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन बैक्टीरिया के बारे में खोज क्या हुआ, फलान टिकान ढिमका चिमका, इससे ज्यादा सवाल आए हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में पहली बात क्या जानना है आपको कि जीवाणु की खोज या बैक्टीरिया की खोज कब हुई थी, तो 1674 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1674 ईस्वी में हुई थी। कहां के वैज्ञानिक ने किया था, तो हॉलैंड के वैज्ञानिक ने किया था। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो एंटोनी वान, एंटोनी वान,
ठीक है। तो जीवाणु की खोज 1674 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक थे एंटोनी हॉर्न ने। इसका पूरा नाम था, मैंने आप लोग को सेल पढ़ाते समय बताया था, लीवेनहॉक। ठीक है, लीवेनहॉक। तो जीवाणु 1674 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान लीवेनहॉक, और उन्होंने जो है क्या किया था, अपने बनाए गए जो सूक्ष्मदर्शी था, यानी उनका जो माइक्रोस्कोप था, उस माइक्रोस्कोप से दांत के खुरचन में, यानी दांत जो खुरचते हैं ना, तो दो दांतों के मध्य में जो स्पेस थोड़ा सा रहता है, उसी खुरचन में, ठीक है, उसी खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा। यानी उन्होंने जब दांत के खुरचन के मध्य माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो उन्हें अनेक बैक्टीरिया दिखाई दिए, और उन्होंने इसे क्या कहा, सूक्ष्म जीव कहा। क्या कहा, सूक्ष्म जीव कहा, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा। यहां तक बातें क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा आपको, तो जीवाणु विज्ञान का पापा किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी जब हम जीवाणु की अध्ययन करते हैं, यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहेंगे, पापा कौन है? अभी तो बताया लिवेनहॉक, यही इसके पापा हुए ना। तो आपसे पूछ सकता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्या बताइएगा? लिवेन हॉक। इनको जो है बैक्टीरिया का पापा कहा जाता है, पिता कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है। और एक चीज है, तो इन्हें क्या कहा गया, बैक्टीरियोलॉजी का पिता कहा गया। लेकिन बैक्टीरियोलॉजी, देखिए यहां पे थोड़ा सा समझिएगा अंतर क्या है। तो इन्होंने जो है बैक्टीरियोलॉजी शब्द दिया था, इन्होंने क्या शब्द दिया था, बैक्टीरियोलॉजी शब्द दिया था। लेकिन एथेनबर्ग, एक नाम है उनका, क्या नाम है साइंटिस्ट का, एरनबर्ग, एरन एरनबर्ग, ठीक है, एरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इसे जो है जीवाणु नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, जीवाणु नाम दे दिया। तो इन्होंने इसे बैक्टीरिया कहा था। तो एंटोनी ऑन लीवेनहॉक जो है, इन्होंने इसे बैक्टीरिया कहा, और बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो एंटोनी ऑन लीवेनहॉक। ठीक है। और आपसे पूछ देगा फादर ऑफ बैक्टीरिया, यानी जीवाणु दे देगा हिंदी में, तो जीवाणु शब्द को दिए थे एरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी हॉर्न लीवेनहॉक ही होगा, लेकिन एरेनबर्ग ने जो है जीवाणु शब्द दिया था, जीवाणु शब्द याद रहेगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को। मैंने टीसू के समय ये चीजें बताई थी कि टीसू और ऊतक को अलग अलग वैज्ञानिक ने नाम दिया था। इसी प्रकार यहां पे बैक्टीरिया नाम जो है एलेनबर्ग ने दिया था, लेकिन एरेनबर्ग ने जो है इसे जीवाणु नाम दिया था। आगे बढ़े। अब आप लोग लुई पास्चर का नाम सुनेंगे। लुई पास्चर नाम सुनिए, क्लास 6 या 7th में है लुई पास्चर का नाम। ठीक है। तो लुई पास्चर ने जो है फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन पे कार्य किया और बतलाया कि जीवाणुओं द्वारा ही क्या होता है, फर्मेंटेशन का क्रिया होता है। आप लोग कभी दूध से मक्खन निकालने का काम किए हैं, दूध से मक्खन, किण्वन, ठीक है, फर्मेंटेशन। तो इन्होंने कहा कि जीवाणुओं के द्वारा ही ये काम किया जाता है फर्मेंटेशन का। इन्होंने बताया, किसने, लुई पास्चर ने बताया। ठीक है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया लुई पास्चर ने कि पदार्थों का सड़ना या अनेक रोगों का कारण जो है सूक्ष्म जीव होते हैं, स्मॉल और बैक्टीरिया, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। और पास्चर ने अपने कार्य के आधार पे रोगों के जन्म में, यानी क्या बोलते हैं, प्रतिपादित किया, जिसे बोलते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज, यानी जो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म से जो बीमारी हुआ, यहीं से उन्होंने थ्योरी दे दिया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज, यानी जर्म मत बीमारी। बात समझ में आया? ज्यादा डिटेल हो गया, लेकिन जानना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, बैक्टीरिया खोज किसने किया, फादर ऑफ बैक्टीरिया कौन है, जीवाणु कौन है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ऐसे ही अटपटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरी मजबूरी है आप लोगों को ये चीजें बताना, मैं कोई शौक से नहीं बता रहा हूं। ठीक है। आगे बढ़े।
आगे बढ़े हो बबुआ। अब देखिए एक ट्रिक्स बता रहा हूं कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग को कैसे याद रखें। बैक्टीरिया से होने वाले रोग को कैसे याद रखें, तो इसकी दो ट्रिक्स है। मैं आप लोग को पहला ट्रिक्स बता रहा हूं, सबसे खतरनाक भी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। गो नोरिका, किसी का नाम तो नहीं है ना? गो नोरिका TCDP में है। ये ट्रिक्स पसंद आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा। गोनोरिका TCDP में है। गोनोरिका TCDP में है। TCDP में है। अब ये देखिए कैसे बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी का ये ट्रिक है, तो समझिएगा। गो से होता है गोनोनिया, गोनोरिया। बताऊंगा ये बीमारी क्या होती है, गोनोरिया। ठीक है, गो से गोनोरिया। आगे देखिएगा, यहां से क ले लीजिएगा, काली खांसी। काली खांसी अभी बताऊंगा डिटेल में। काली खांसी, बातें समझ में आइए, या इसी को बोलते हैं, चलिए ठीक है। और टी से ले लीजिएगा, टी से हो जाएगा आपका टेटनस। टी से हो गया टेटनस, और टी से एक और चीज होता है टाइफाइड। बहुत सारे लोगों को होता है टाइफाइड। ठीक है, और सी से ले लीजिएगा सिफिलिस नामक बीमारी होती है। अब देखिए डी से लीजिएगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया। आप पी से ले लीजिएगा फ्लैग। ठीक है, बातें समझ में आया? और हा से ले लीजिएगा हैजा। तो अलग अलग लोग अपना अपना ट्रिक्स बताते हैं। ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर आपको बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को याद रखना है, तो आप ये याद रख सकते हैं, गोनोरिका TCDP में है। तो गो से हो गया गोनोरिमा, क से काली खांसी, टी से हो गया टेटनस और टाइफाइड, और डीपी से हो गया आपका एक डिप्थीरिया, और पी से हो गया फ्लैग। ठीक है, सी से हो गया सिल्फिसिस। बताऊंगा अभी क्या है ये। ठीक है, ह से हैजा। तो ये एक ट्रिक्स है याद रखने का। बाकी मैं इसे अभी समझाऊंगा तो सारी चीजें समझ में आएगी। ले, मिटा दिया। ठीक है, अभी समझाऊंगा सारा चीज। नहीं समझाऊंगा आज, कल ही करते हैं, थक गए। ठीक है, कल ही करते हैं, कल ही करते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग पीटी नोट्स पढ़ते रहिएगा। लगभग इसमें सारी चीज देखिए, खाज लिखा गया है, एथलीट फुट लिखा गया है, त्वचा का मुलायम हिस्सा प्रभावित होता है मुख्य अंगुलियों के बीच में। खाज लिखा गया है, एक्रेसिस के बीच त्वचा में खुजली होती है, सफेद दाग पड़ जाते हैं। दाद लिखा गया है, त्वचा पे लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। दाद को मैंने बताया ना, गोला गोला। ठीक है, इसके बाद मैंने एथलीट बहुत सारी चीजें बता दिया हूँ। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट बीमारी देखिए, गोनोनिया अभी कल बताऊंगा, मलेरिया बता दिया हूँ, कालाजार कल बताऊंगा, पेचिस बता दिया हूँ, सिल्फिस कल बताऊंगा, फ्लैग कल बताऊंगा। तो ये सारी बीमारी अगर शॉर्टकट में याद रखना है तो सब लिखा हुआ है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप लोग डिटेल में क्लास कीजिए। मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि समझा के इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि याद हो जाए। बाकी आपकी पीटी के लिहाज से सारी चीजें यहां पे लिखी गई, आप खुद से कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, फोर्स नहीं है कि आप लोग बायोलॉजी का आगे क्लास कीजिए। मैं बस बता देता हूं कि आप लोग करिएगा तो समझ में आएगा, बाकी आप लोग याद कर सकते हैं तो आपकी खुशी। कल मतलब एक क्लास और लगेगा। ठीक है, कल एक क्लास और लगेगा। चलिए फिर आज केमिस्ट्री के स्टार्ट नहीं करते हैं, कल ही करते हैं। खाना वाना खाया जाए, भूख लगा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।